हेलो एवरीवन। तो कैसे हो आप सब। आज की इस वीडियो में बात करेंगे क्लास 11th ज्योग्राफी के चैप्टर 3 की, जिसका नाम है अपवाह तंत्र। ये चैप्टर आपका सेकंड बुक से रहने वाला है, जिसको हम वन शॉट में कवर कर रहे होंगे। इस वीडियो को देखने के बाद इस चैप्टर से आपको कोई डाउट नहीं रहेगा, ये मेरी गारंटी है। एक एक वर्ड को हम समझ रहे होंगे, जान रहे होंगे, तो आप कोई डाउट आपका इस चैप्टर से नहीं रहेगा। अगर आपको फ्री पीडीएफ नोट्स चाहिए तो कहाँ मिल जाएंगे? टेलीग्राम पर मिल जाएंगे, आप ज्वाइन कर सकते हो। और कुछ पर्सनल कार्य तो इंस्टाग्राम पर आप पूछ सकते हो, यूजर नेम आपके सामने है। आगे हम बात करें तो चैप्टर का नाम क्या है? अपवाद तंत्र। तो आपको अपवाद तंत्र का मतलब पता होना चाहिए। तो तंत्र का मतलब क्या होता है? जो किसी चीज से मिलकर एक ग्रुप बना रहा हो उसको तंत्र कह देते हैं। तो आपको मेन जो फोकस होना चाहिए अपवाह पर होना चाहिए कि अपवाह का मतलब क्या है। देखो, अगर मैं बोलूँ ना अपवाह, तो आपके मन में ध्यान आना चाहिए रास्ते। क्या? रास्ते। तो जो रास्ते हैं, इन रास्तों से ना पानी गुजर रहा है। क्या गुजर रहा है भाई? पानी गुजर रहा है। किन का पानी गुजर रहा है भाई? नदियों का। ठीक है, ध्यान रखना, नदियों का, नालों का, है ना। तो ये क्या हो जाएगा? ये आपका अपवाह कह देंगे। इसको हम क्या कह देंगे भाई? इसको हम अपवाह कह देंगे। समझ आ गया? तो यही लिखा है कि निश्चित रास्तों से, इन रास्तों को हम वाहिकाएं भी कह सकते हैं। लेकिन और आपके एनसीईआरटी में वाहिकाओं का मतलब छोटी नदियों से भी है, ध्यान रखना। ठीक है ना, यहाँ पर जो स्टेटमेंट दे रखे आगे बताऊंगा आपको, तो छोटी नदियां ही समझना है वैसे। ठीक है, और वैसे वाहिकाओं का मतलब यहाँ पर रास्तों से भी होता है। तो निश्चित रास्तों से पानी के बहने को हम क्या बोलते हैं? अपवाह कहते हैं। कि किसी रास्ते से पानी बह रहा है ना, चाहे वो नदियों का हो चाहे नालों का हो, तो वो क्या हो जाएगा? अपवाह हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल देखो, यहाँ से ये देखो, ये पानी है, इस क्षेत्र से गुजर रहा है ना, ये इस जगह से बह रहा है ना, तो इसको मैं बोल दूंगा अपवाह है। ये क्या बोल दूंगा? अपवाह है। समझ आ गया? तो अपवाह नदी से भी हो सकता है, नालों से भी हो सकता है, छोटी नदियों से भी हो सकता है ना। और एक बात और ध्यान रखना कि जो नदियां होती हैं, जो नाले होते हैं, ये छोटी जो नदियां होती हैं, इनका काफी इंपॉर्टेंस होती है। ये बाढ़ आने से रोकती है। ये क्या करती है? बाढ़ आने से रोकती है। कैसे? देखो, कई बार क्या होता है, जिस रास्ते से गुजर रही है, जिस रास्ते से गुजर रही हैं, तो अपने साथ जो एक्स्ट्रा पानी होती है उसको लेके गुजरती हैं। सीधी सी बात है। आप खुद सोचो ना कि पानी अगर एक जगह पे भर जाएगा तो बाढ़ आ जाती है। तो उस पानी पानी तो कहीं ना कहीं जाता रहता है। तो अगर वो रास्ता ही रुक जाए, अगर वो रास्ता ही रुक जाए, तो क्या होगा? बाढ़ आना बहुत कॉमन है, ध्यान रखना है। तो अगर ये रास्ते रुक जाते हैं, ये नदी नाली और जो वाहिका जिस रास्ते से गुजरती हैं, ठीक है, अगर वो रास्ते रुक जाएं या मान लो साफ ही नहीं होते, तो ब्लॉकेज आ जाएगी, जिससे उस क्षेत्र में बाढ़ आना बहुत कॉमन हो जाएगा। समझ आ रहा है? तो इसलिए इनका बहुत महत्व क्या है कि जो जितनी भी नदियां होती हैं, नाले होते हैं, वाहिकाएं होती हैं, ये बाढ़ आने से रोकती हैं। तो इन्हीं जो वाहिकाओं के पूरे जाल को या नदियों के पूरे जाल को हम क्या बोलते हैं? अपवाह तंत्र बोलते हैं। अपवाह का मतलब बता दे रहे, एक रास्ते से पानी बह रहा है, तो इसी पूरे जितना पानी बह रहा है, तो ऐसे बहुत सारी नदियां हैं, उनकी सहायक नदियां हैं, तो एक पूरा जाल बन जाता है। तो इन्हीं पूरे जाल को हम क्या बोलते हैं? अपवाह तंत्र बोलते हैं। समझ आ गया? आगे चले। अब ना आपको कुछ टर्म्स के बारे में पता होना चाहिए, अगर आपको पूरा चैप्टर समझना है तो पहले यहाँ पर हम बात करेंगे जल ग्रहण क्षेत्र की। क्या? जल ग्रहण क्षेत्र की। देखो, जल ग्रहण क्षेत्र यानी जहां से जल ग्रहण करा जा रहा है वो वाला क्षेत्र, तो उसको हम क्या बोल देंगे? जल ग्रहण क्षेत्र बोल देंगे। तो एक ऐसा क्षेत्र जहां से एक नदी अपना पानी इकट्ठा करके लाती है। उसके बाद जो अगला टर्म है वो है अपवाह द्रोणी। अपवाह का मतलब बता चुका हूँ, द्रोणी का मतलब, अगर मैं नदी द्रोणी की बात करता हूँ, तो नदी द्रोणी बड़ी नदियों के लिए यूज होने वाला शब्द है। ठीक है, ध्यान रखना है। तो एक नदी और उसकी जो सहायक नदियां हैं, अपवाह मतलब बता चुका हूँ, किस रास्ते से बहने वाली नदियां, और जिस रास्ते से बहती है ना नदियां, ध्यान रखना, मैंने बताया था आपको, मान लो ये रास्ता यहाँ से नदियां बह रही है, तो इस क्षेत्र को हम बोल देंगे यहाँ पर अपवाह हुआ है। और जिस क्षेत्र को हम ये बोल सकते हैं कि ये क्या है? अपवाहित क्षेत्र है। ये क्या है? अपवाहित क्षेत्र है। अपवाह हुआ है ना वहां पर, तो हम बोल देंगे अपवाहित क्षेत्र है। तो एक नदी और उसकी जो सहायक नदियां हैं, सहायक नदियां क्या होती है? जो मेन नदी में आकर मिल रही हैं। फॉर एग्जाम्पल, मान लो यहाँ से एक नदी बह रही है, तो कोई छोटी नदी यहाँ पर आके मिल गई, इधर आके मिल गई, इधर आके मिल गई, यहाँ से भी कुछ नदियां मिल रही हैं, यहाँ से भी और यहाँ से भी, ये सहायक नदियां हो जाएंगी। तो एक नदी और उसकी जो सहायक नदियों द्वारा जो घेरा गया क्षेत्र है, या जो अपवाहित क्षेत्र है, ठीक है ना, नदी और उसकी सहायक नदियां मिलकर जिस क्षेत्र को घेर रही हैं, जिस क्षेत्र से गुजर रही हैं, उसको हम क्या बोल देंगे? अपवाह द्रोणी बोल देंगे। उसके बाद है भाई जल विभाजक। नाम से तो चल रहा है विभाजन करने वाला, अलग करने वाला। ठीक है ना। तो वो ऊंची सीमा या कोई पहाड़ी क्षेत्र जो अपवाद द्रोणियों को अलग कर रहा है। अब एक अपवाद द्रोणी हो सकती है, दो, मतलब एक अपवाद द्रोणी है, दो भी अपवाद द्रोणी हो सकती है, मतलब कि द्रोणियां तो बहुत है, तो उनको अलग कर रहा है। उन द्रोणियों को अलग करने का जो काम करता है वो जल विभाजक
करता है। क्यों मैं बोलता हूँ कि भाई ब्रह्मपुत्र ब्रह्मपुत्र अलग है, ठीक है ना, एट द एंड मिल जाती है, वो अलग चीज है, लेकिन ब्रह्मपुत्र अलग नदी चल रही है ना, यमुना थोड़ी अलग साइड से निकल रही है, वो स्टार्टिंग में नहीं मिल रहे ना। वो क्यों? क्योंकि जल विभाजक काम कर रहा होता है, वो उन दोनों को मिलने ही नहीं देता है, चाहे वो यमुना हो चाहे गंगा हो, है ना, चाहे ब्रह्मपुत्र हो चाहे कोई प्रायद्वीपीय नदियां हो, साउथ की नदियां जिसे हम कहते हैं। तो वो क्या है, बेसिकली वो आपस में क्यों नहीं मिल पा रही हैं? एक नदी एक जगह पॉइंट, एक पॉइंट पे मिल जाती है बहुत सारी नदियां, लेकिन स्टार्टिंग से नहीं मिल रही ना। तो वहां पे कोई ना कोई जल विभाजक काम कर रहा होता है, जो कि क्या कर रहा होता है, नदी द्रोणियों को अलग कर रहा होता है। फॉर एग्जाम्पल देखो, यहाँ से एक नदी निकल रही है और यहाँ से भी एक नदी निकल रही है, तो ये आपस में मिल क्यों नहीं रही है? क्योंकि बीच में ये एक बैरियर बन चुका है, एक जल विभाजक आ चुका है। ये आपको ध्यान रखना है। समझ आ गया? नदी द्रोणी बड़ी नदियों के लिए यूज होता है, जल संभर जो वर्ड है छोटी नदियों के लिए और नालों के लिए यूज होने वाला वर्ड है, ध्यान रखना है। अब देखो आगे, मैंने आपको अपवाह तंत्र के बारे में बता दिया। हम बुक पढ़ रहे हैं सेकंड वाली, जो कि इंडिया के ऊपर है। तो इंडिया का जो अपवाह तंत्र है, जो अपवाह तंत्र है, जो ड्रेनेज सिस्टम है, इसको मैं दो हिस्सों में बांट सकता हूँ। क्या? दो हिस्सों में बांट सकता हूँ। किसके आधार पर? जल विसर्जन के आधार पर। कि भाई जो ये अपवाह तंत्र है, अपवाह तंत्र के अंदर क्या आ जाएगा? नदियों का जाल आ गया एक तरह से। तो जितनी भी नदी द्रोणियां आती हैं भारतीय अपवाह तंत्र के अंदर, ये अपना पानी कहाँ गिरा रही हैं? अरब सागर के अंदर गिरा रही हैं या बंगाल की खाड़ी के अंदर गिरा रही हैं? तो उसी आधार पर मैंने दो हिस्सों में बांट दिया, अरब सागर का अपवाह तंत्र और बंगाल की खाड़ी का अपवाह तंत्र। ध्यान रखना। तो मुझे बताओ कि जो भारतीय अपवाह तंत्र है, ये अपने आप में कितना है? ये अपने आप में 100% है। ये अपने आप में क्या है? 100% है ना। अभी मैं बांट नहीं रहा हूँ। वो ध्यान रखो कि भारत के अंदर जितनी भी नदियां हैं, वो जिस क्षेत्र को घेर रही हैं, जिस क्षेत्र से बह रही है, वो अपने आप में पूरा 100% है ना। तो इस 100% जो नदियां हैं, कितनी, अब मतलब कि कितनी नदियां अरब सागर में गिर रही हैं, उनका कितना क्षेत्र जो है घेरने के बाद अरब सागर में अपना पानी गिरा रही है, और कितना परसेंट जो है बंगाल की खाड़ी में अपना पानी गिरा रहे हैं। किसका क्षेत्र, अपवाह क्षेत्र जो है, ये किसका अपवाह तंत्र ज्यादा बड़ा है? कहने का मतलब मेरा ये है। तो पूरा अपवाह तंत्र कितना है? 100% है, जो इंडिया का है। तो इसी 100% में 77% शेयर तो किसका है? अब बंगाल की खाड़ी का है। 100% में 77 यानी 77% शेयर तो बंगाल की खाड़ी का है, क्योंकि इसमें गंगा, ब्रह्मपुत्र, महानदी, कृष्णा, ये सब नदियां आ जाती है, जो कि अपना पानी इस बंगाल की खाड़ी में गिरा रही होती है, एंड में मिल जाती है बंगाल की खाड़ी में, जो कि बहुत बड़ी नदियां हैं इंडिया की, गंगा, ब्रह्मपुत्र, महानदी, कृष्णा, सभी बड़ी नदियां हैं, ठीक है। तो ये अपवाह तंत्र 77% है, 77% है। उसके बाद अरब सागर का अपवाह तंत्र। क्या? अरब सागर का अपवाह तंत्र, जो कि 23%, 77 और 23 कितना हो गया? 100 हो गया, है ना। तो 77% बंगाल की खाड़ी और 23% अरब सागर का अपवाह तंत्र। समझ आ गया? और इसके अंदर सिंधु, नर्मदा, तापी, माही, पेरियार, ये सब नदियां आ जाती हैं। समझ आ गई? यहाँ कोई दिक्कत आपको नहीं रहनी चाहिए। अब मैंने आपको पीछे बताया जल विभाजक के बारे में। तो जल विभाजक क्या है? जो दो नदी द्रोणियों को अलग कर रहा हो, अपवाह द्रोणियों को अलग कर रहा हो। तो ऐसे में जो अरब सागर का अपवाह तंत्र है और जो बंगाल की खाड़ी का अपवाह तंत्र है, इन दोनों को अलग कौन कर रहा है? इन दोनों को अलग कर रहा है भाई दिल्ली कटक, अरावली और सह्याद्री पहाड़ियां। मैं आपको बता चुका हूँ, पश्चिमी घाट आपको पता ही है ना। तो गुजरात से लेके पूरा केरल तक का, यहाँ पूरी सह्याद्री पहाड़ी है पश्चिमी घाट में। उसके बाद यहाँ पर अरावली पहाड़ियां हैं राजस्थान में, और यहाँ पे दिल्ली कटक है। तो ये जो तीन चीज हैं भाई, ये क्या कर रही हैं? अरब सागर का जो क्षेत्र है अपवाह तंत्र, और जो बंगाल की खाड़ी का जो अपवाह तंत्र है, इन दोनों को अलग कर रहा है। अब गंगा नदी, ब्रह्मपुत्र नदी, यमुना नदी है, बाद में कहीं मिल जाती है, अलग चीज है वो, ठीक है। लेकिन स्टार्टिंग से अपने अपने क्षेत्र से निकलती हैं, वो किसी में मिल नहीं पाती हैं। क्यों? वहां पे जल विभाजक काम कर रहा होता है ना। तो ध्यान रखना है। यहाँ से एक लूनी नदी निकल रही होती है राजस्थान वाले एरिया से, तो ये यहाँ पर इधर नहीं जा पाती है ना, वो इधर ही गिरती है, क्योंकि यहाँ पर अलावली जैसे जल विभाजक काम कर रहा है। तो कहने का मतलब ये है, जो दोनों अपवाह तंत्र में जो नदियां हैं, ये एक एरिया पे ही क्यों गिर रही है? एक किसी अरब सागर में ही क्यों गिर रही हैं ये, या ये बंगाल की खाड़ी में ही क्यों गिर रही है? क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे जल विभाजक काम कर रहे हैं। मतलब कि तीन बेसिकली जो जल विभाजक है वो काम कर रहे हैं, जैसे कि दिल्ली कटक, अरावली की पहाड़ियां और सह्याद्री। अगर आपको इनके बारे में नहीं पता है, सह्याद्री के बारे में, दिल्ली कटक के बारे में, अरावली के बारे में, तो उसका मतलब आपने मेरा पिछला चैप्टर नहीं देखा है, उसमें मैंने डिटेल में बता रखा है आपको, ठीक है। तो ये तो हमने बात कर ली विसर्जन के आधार पर किस प्रकार से विभाजन है अपवाह तंत्र का। अब हम बात करेंगे जल संभर क्षेत्र के आधार पर। जल संभर बता चुका हूँ, छोटी नदी नालियों के लिए यूज होने वाला वर्ड है। तो जल संभर बेसिकली क्या हो गया? कितना एरिया
घेर रही है नदियाँ। ठीक है, तो इस आधार पर हम ना 3 भागों में बांट सकते हैं अपवाद द्रोणियों को। क्या बोला मैंने? अपवाद द्रोणियों को हम 3 भागों में बांट सकते हैं। पहला है प्रमुख द्रोणी, दूसरा है मध्यम द्रोणी, और तीसरा है भाई लघु नदी द्रोणी। तो पहले हम बात करेंगे प्रमुख नदी द्रोणी की, जिसके अंदर जो है 14 नदी द्रोणियां आ जाती है, जो कि मेजर बड़ी नदी द्रोणियां हैं 14। इनको बोलते हैं प्रमुख नदी द्रोणियां। एग्जाम्पल के लिए इसके अंदर गंगा, ब्रह्मपुत्र, कृष्णा, तापी, नर्मदा, माही, साबरमती, बराक, ये सब नदियां इसके अंदर आ जाती हैं। समझ आ रहा है? ध्यान रखना है। और प्रमुख नदी द्रोणी के अंदर जो नदियां आ रही हैं, लगभग ये कितना वर्ग किलोमीटर का जो एरिया है ये घेरती हैं, अपवाह करती हैं। तो 20,000 वर्ग किलोमीटर से अधिक का जो एरिया है ये अपना घेर के चलती है, मतलब कि निकलती है यहाँ से, पूरा एरिया कवर होता है इतना, इससे अधिक। ध्यान रखना है, इसलिए प्रमुख नदी द्रोणी बोल रहे हैं। उसके बाद मध्यम नदी द्रोणी, इसका मतलब क्या होगा? इससे थोड़ा कम क्षेत्र को अपवाहित कर रही है, वो घेर रही है। तो मध्यम नदी द्रोणी के अंदर टोटल 44 द्रोणियां आ जाती हैं। कितनी? देखो ये तो बड़ी हैं, ये क्या है? बड़ी नदी द्रोणियां हैं। मध्यम में थोड़ी छोटी नदी द्रोणियां आएंगी। ठीक है, तो 44 द्रोणियां आ जाती है। इसमें कालिंदी, पेरियार, मेघना, ऐसे ऐसी नदियां आ जाती है जो कि बेसिकली सहायक नदी के तौर पर काम कर रही होती है। और अपवाद क्षेत्र की बात करूं, मतलब कितने एरिया को ये घेर रही हैं, तो 2000 से 20,000 वर्ग किलोमीटर के आसपास जो एरिया है ये घेर रही है, यानी अपवाह कर रही हैं, अपवाहित कर रही हैं। लघु नदी द्रोणी की बात करूं, लघु नदी द्रोणी की, तो 2000 वर्ग किलोमीटर से कम का जो एरिया है ये अपवाहित कर रही है, क्षेत्र को अपवाहित कर रही है, घेर रही है, तो इसलिए लघु नदी द्रोणी बोल देंगे। और लघु नदी द्रोणी में कम बारिश वाले क्षेत्रों की कई छोटी नदियां शामिल हो जाती है, मतलब जहां पर कम बारिश हो रही है तो वहां पर जितनी भी छोटी नदियां हैं वो इस द्रोणियों में शामिल होती है। समझ आ गया? यहाँ तक कोई डाउट नहीं होगा? बेसिक जो चैप्टर की समझ है वो आपके मन में आ गई होगी, आ गई ना? ठीक है, अब देखो, जो मैंने आपको अपवाह तंत्र बता दिया वो ठीक है। अब जो मेजरली मैं अपवाह तंत्र की बात करूंगा, आपको तो उसको फोकस करना है क्या, कि नदियों की उत्पत्ति कहाँ से हो रही है, नदियों की प्रकृति कैसी है, और उनकी विशेषता कैसी है, नदियों की खासियत निकल कहाँ से रही है, और वो है कैसी, पूरे साल बहती है, सूख जाती है, क्या क्या सिस्टम है, कहाँ से निकल रही है। तो इसके आधार पर मैंने अपवाह तंत्र को 2 हिस्सों में बांट दिया, एक हिमालय अपवाह तंत्र और एक प्रायद्वीपीय अपवाह तंत्र। एक हिमालय अपवाह तंत्र और एक प्रायद्वीपीय अपवाह तंत्र। तो देखो, समझ आ रहा है क्या कह रहा हूँ? तो पहले हम बात करते हैं हिमालय अपवाह तंत्र की, देन हम बात करेंगे प्रायद्वीपीय अपवाह तंत्र की, क्योंकि हिमालय हिमालय अपवाह तंत्र अपने आप में एक बड़ा टॉपिक है। देखो, जब हम बात करते हैं हिमालय अपवाह तंत्र की, तो इसको भी मैं 3 हिस्सों में बांटूंगा। या हिमालय अपवाह तंत्र के अंदर 3 मेजर तंत्र आते हैं नदी द्रोणियों के। क्या? एक सिंधु नदी तंत्र, एक गंगा नदी तंत्र और एक ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र। ये 3 मेजर तंत्र आते हैं। तंत्र मंत्री तंत्र, ध्यान रखना, तंत्र इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि इनके अंदर बहुत सारी सहायक नदियां भी मिलती हैं। तो सिंधु नदी तंत्र, गंगा नदी तंत्र और ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र। और लिख लो आज, इन तीनों में से एक टॉपिक जरूर आने वाला है आपके एग्जाम के अंदर, फाइनल में। प्री बोर्ड कह रहा हूँ, अगर आपके मिड टर्म नहीं हुआ है तो मिड टर्म में। ध्यान रखना, मैं जो कहता हूँ वो गंगा नदी के ऊपर आएगा, बाकी आने को तीनों में से कुछ भी आ सकता है। ठीक है, देखो भाई, तो पहले हम बात करते हैं क्या, सिंधु नदी तंत्र की। किसकी बात हम करेंगे? सिंधु नदी तंत्र की हम बात करने वाले हैं, तो करते हैं फिर। देखो, सिंधु नदी तंत्र की बात करूं तो ये विश्व के सबसे बड़ी नदी द्रोणियों में से एक है। छोटी मोटी बात नहीं है भाई, बड़ी बातचीत है, ध्यान रखना है। तो कुल क्षेत्रफल की बात करता हूँ, देखो ये जो नदी है सिंधु नदी, ये इंडिया में नहीं बहती है, पाकिस्तान में बहती है। आपको पता है सिंधु नदी की ट्रीटी हो रखी है, बताना मुझे कब हुई थी। ठीक है, और कौन इसमें बीच का बिचौलिया बना था ट्रीटी कराने में, तो बताना मुझे कमेंट में, अगर थोड़ा पढ़ते हो थोड़ा पोल साइंस वगैरह। तो सिंधु नदी जो है, ये बता चुका हूँ, पूरा जो क्षेत्रफल है इसका, कुल क्षेत्रफल मतलब कि कितना एरिया पूरा कवर करती है ये, तो 11,65,000 वर्ग किलोमीटर, 11,65,000 वर्ग किलोमीटर का जो एरिया है इसका है। और भारत के अंदर से कितना क्षेत्रफल है इंडिया के अंदर, तो 3,21,289 वर्ग किलोमीटर का एरिया है। समझ आ रहा है? ये एरिया मतलब कितने एरिया को घेर जाती है भाई, ध्यान रखना, इंडिया के अंदर। उसके लंबाई की बात करूं, लंबाई की, तो कुल लंबाई 2880 है किलोमीटर है इस नदी की।
लेकिन इंडिया के अंदर इसकी जो लंबाई है वो 1114 किलोमीटर है। दोनों लिखा है मैंने, कुल भी लिखी है और इंडिया के अंदर भी लिखी है। अब देखिए उद्गम की बात करते हैं, मेजर पोर्शन है इस सिंधु नदी तंत्र का, कि जो सिंधु नदी तंत्र है उद्गम कहाँ से हो रहा है। तो सिंधु नदी की बात करेंगे। देखो, तो अगर मैं स्थान की बात करूँ कहाँ से सिंधु नदी निकल रही है, तो तिब्बत में कैलाश पर्वत श्रेणी में एक बोखरचू के पास एक ग्लेशियर है, हिमनद जिसे कहते हैं ग्लेशियर को, वहां से निकलती है। देखो अगर आपको दिख रहा है, अगर देखूं आगे मैंने इमेज ले रखी नहीं ले रखी, तो यही देखो, ठीक है। तो क्या बोला मैंने यहाँ पर, तिब्बत में कैलाश पर्वत श्रेणी में बोखरचू, यही देखो आपका क्या है, बोखरचू, ये आपका बोखरचू दे रखा है, ठीक है। बोखरचू ग्लेशियर से जो है क्या निकलती है, ये आपकी सिंधु नदी निकलती है। बोखरचू के पास एक ग्लेशियर है, उससे निकलती है, तो इसको हम बोखरचू ग्लेशियर ही बोल देते। तो यहाँ से जो है अपनी सिंधु नदी निकलती है। कितनी ऊंचाई से निकलती है, 4164 मीटर, क्या 4164 मीटर की ऊंचाई से निकलती है, ध्यान रखना है। और तिब्बत में जो नाम है इसको सिंगी खम्बान बोलते हैं, शेरमुख कहते हैं। ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एमसीक्यू पर्पज से, कि जो तिब्बत में नाम है सिंधु नदी का वो क्या है, सिंगी खम्बान है या शेरमुख आप तो कह सकते हो। अब ये बहती कैसे कैसे है, ये बहती कैसे कैसे है, तो उसकी हम बात करेंगे। देखो, तो ये लद्दाख और जास्कर श्रेणियों के बीच से उत्तर पश्चिम दिशा में बहती है। पीछे चैप्टर में तुम्हें बता रखा है इसके बारे में, कोई बात नहीं, लेकिन दोबारा बताऊंगा कि किस रास्ते से बह रही है। तो पहले ये करती है लद्दाख और जास्कर श्रेणियों के बीच से ये घुसती है, फिर उत्तर पश्चिम दिशा में मुड़ जाती है। देखो, आई होप तुमको विजिबल होगा, ठीक है। तो ये लद्दाख श्रेणी है और ये जास्कर श्रेणी है, तो इसके बीच में बहती है। देखो अगर यहाँ पर अलग पेन ले रहा हूँ मैं, ठीक है, मैंने यहाँ पर रेड सर्कल कर दिए, ये लद्दाख श्रेणी जास्कर श्रेणी, अब यहाँ से ब्लैक ले लेते हैं। तो इनके बीच से निकलती है, इनके बीच से निकलती है फिर, और उत्तर पश्चिम दिशा में यानी इस साइड निकल जाती है, इस साइड निकल जाती है, उत्तर पश्चिम दिशा में बहती है। समझ रहे हो, आगे चले, आगे देखो। और ये लद्दाख और बालिस्तान से गुजरती है, ठीक है। लद्दाख आपको पता है इंडिया की यूनियन टेरिटरी है, और बालिस्तान से ये गुजरती है, ठीक है। इधर जाओ, जो बालिस्तान है जिसको हम गिलगित बालिस्तान वाला एरिया बोल रहे हैं, बेसिकली पीओके में आता है। किस में आता है भाई, पीओके में आता है, पीओके अपना ही हिस्सा है भाई, टेंशन मत लो। बट हड़प लिया, कोई बात नहीं, जल्दी लेंगे इसको भी। पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर, तो मैंने बता दिया भाई आपको, लद्दाख और जास्कर श्रेणी से निकलने के बाद जो है ये लद्दाख में तो बह ही रही है, और ये बालिस्तान में भी बह रही है। क्या है ये, बालिस्तान में भी बह रही है। तो ये आपको बोला गया है, आपके एनसेट आपको ध्यान रखना है। और लद्दाख श्रेणी को काट कर ये गिलगित के पास एक शानदार महाखंड बनाती है। महाखंड मतलब गहरा गड्ढा टाइप बनाती है। क्या बनाती है भाई, गहरा खड्डा बनाती है। तो ये मैंने बताया आपको, बालिस्तान, लद्दाख और बालिस्तान में से गुजरती है, और गिलगित यहाँ पर जो है, यहाँ पर एक गहरा महाखंड बनाती है। ओके, समझ आ रहा है। और ये पाकिस्तान में चिल्लस के पास दर्दिस्तान में प्रवेश कर जाती है। अब इंडिया से बाहर तो जा ही रही है बेचारी ये, है ना। बताओ इस नदी को भी कहाँ जाना पड़ रहा है ना। तो ये चिल्लस के पास जो है दर्दिस्तान में प्रवेश कर, जो कि पाकिस्तान का हिस्सा है। तो पाकिस्तान में चिल्लस के पास दर्दिस्तान में प्रवेश कर दी, चिल्लस जगह है वहां पर, ठीक है। चिल्लस एक सिटी नगर आप कह सकते हो, वहां पर है। तो वहां पर दर्दिस्तान एक जगह है, तो वहां में प्रवेश ये कर जाती है। दिखाएं जरा आपको, ठीक है। तो ये दर्दिस्तान वाला एरिया है पाकिस्तान में। तो देखो यहाँ से निकल गई, देखो बता दिया मैंने, यहाँ पर लद्दाख जास्कर श्रेणी है, यहाँ पे गिलगित बालिस्तान है, तो यहाँ से निकल कर ये ऐसे आती है। तो ये किसमें, बालिस्तान, बालिस्तान कह रहा हूँ, चिल्लस के पास जो है आपका दर्दिस्तान है, वहां पर ये एंटर कर जाती है। समझ आ गया भाई। ये गिलगित वाला एरिया का बता चुका हूँ आपको मैं ना, ये पूरा पाकिस्तान वाला एरिया है, ध्यान रखना है। समझ आ रहा है, आगे चले, ये हो गया। और ये निकासी की बात करूं, देखो पाकिस्तान में तो एंटर कर गई। अभी सिंधु नदी के बारे में बता रहा हूँ, उसकी सहायक नदियां भी हैं, उसके बारे में पढ़ना है। निकासी की बात करूं, तो ये अंत में कराची के पूर्व में अरब सागर में गिर जाती है। और इंडिया के अंदर ये लद्दाख और जम्मू और कश्मीर में बहती है, इंडिया के अंदर। सिंधु नदी की बात कर रहा हूँ, तो ये लद्दाख और जम्मू कश्मीर में बहती है। और पाकिस्तान में बता चुका हूँ, बाकी कराची के पूर्व में जो अरब सागर, कराची के पूर्व में अरब सागर में
मिल जाती है। ठीक है, देखो ये सिंधु नदी आ रही है, यहाँ से सिंधु नदी आ रही है, इसके अंदर यहाँ पे 5 और नदियां मिल जाती है, उसको भी 2 मिनट छोड़ दो, है ना। तो आगे जाके सिंधु नदी है पूरी ये, तो ये कराची है, ये क्या है यहाँ पर, कराची है, जहाँ पे मैं सर्कल कर रहा हूँ ये, ठीक है, ज्यादा बड़ा सर्कल कर दिया। ये क्या है, कराची है यहाँ पर, ये मतलब ये कराची है। ये कराची है, ठीक है। तो यहाँ पर जो है ये गिर जाती है, मतलब अरब सागर में अपना जल जो है विसर्जित कर देती है। समझ रहे हो भाई, एक बार आपको देखना चाहो तो देख लो, बोखर्दू ग्लेशियर से निकलती है, ठीक है, तो लेह से एंटर कर जाती है, ठीक है, लेह यहीं पर है, मतलब लेह से एंटर मतलब लेह सिंधु नदी के पास ही है, ध्यान रखना है। तो उसके बाद यहाँ से निकलने का जास्कर लद्दाख श्रेणियों के बीच से निकलती है ये। उसके बाद यहाँ से आपका बालिस्तान वाला एरिया है, गिलगित में महाखंड बनाती है। उसके बाद चिल्लस के पास दर्दिस्तान में एंटर कर पाकिस्तान के अंदर घुस गई है, दर्दिस्तान में। उसके बाद ऐसे ये एरिया काटती हुई पूरा यहाँ पे बहुत सारी नदियां मिल जाती हैं, उसके बाद अभी नहीं कर रहा हूँ। फिर इंडस जो है कराची के पास, फिर कराची से गुजरने के बाद कराची के पूर्व में से गुजरती है और अरब सागर में अपना पानी विसर्जित कर देती है। समझ आ रहा है। अब सिंधु की सहायक नदियों की बात करते हैं। तो सिंधु की जो नदी है मिथनकोट के पास अपनी 5 प्रमुख सहायक नदियां हैं, जिसको पंच नदी बोला जाता है, का पानी प्राप्त करती है। और पंच नदी में सतलुज, व्यास, रावी, चनाब और झेलम नदी शामिल है, ध्यान रखना है। तो सिंधु नदी जो है मिथनकोट के पास, जो कि पाकिस्तान में है, मिथनकोट वही पाकिस्तान के पंजाब वाले एरिया में है, ध्यान रखना है। तो मिथनकोट के पास जो है 5 सहायक नदियों का ये पानी प्राप्त करती है सिंधु नदी, ठीक है, ध्यान आपको रख लेना है। जैसे कि देखो सारी नदियां जो है इसकी सहायक नदियां, यहाँ से ये सारी जो सहायक नदियां कहाँ मिल रही हैं, ये इसमें कुछ किसी चेनाब में मिल जाए, एंड द एंड चेनाब नदी जो है यहाँ पर आके इंडस में यानी कि सिंधु नदी में मिल जा रही है। तो यहाँ पर जो एरिया इसको हम क्या बोलते हैं, मिथनकोट बोल देंगे, ओके, ध्यान रखना है। तो पहले हम बात करते हैं झेलम नदी की। क्या बात करेंगे, झेलम नदी की बात करेंगे। तो झेलम नदी जो है इसके उद्गम स्थल की बात करूं तो वेरीनाग झरने से निकलती है। कहाँ से निकलती है भाई, वेरीनाग झरने से निकलती है। तो कश्मीर घाटी के दक्षिण पूर्वी भाग में जो पीर पंजाल श्रेणी है, क्या है भाई, जो पीर पंजाल श्रेणी है वहां से ये निकलती है, वेरीनाग झरने से। देखो किसकी बात कर रहे हैं, झेलम की बात कर रहे हैं। तो यहाँ से यहाँ पर क्या है भाई, यहाँ पर जो है, यहाँ पर है वेरीनाग झरना, ठीक है, ध्यान रखना, यहाँ से जो है निकलती है अपनी झेलम नदी। समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूँ। अगर आपको पीर पंजाल के बारे में जानना है तो ये देखो पीर पंजाल है, ठीक है, ये क्या है, देखो ये पूरे ये जो आपको ब्राउन ब्राउन दिखा जहाँ मैं सर्कल कर रहा हूँ, यहाँ से यहाँ तक पूरी पीर पंजाल रेंज फैली हुई है, ठीक है, ध्यान रखना है। तो मैंने बोला पीर पंजाल के गिरिपद से, तो ये पूरा पीर पंजाल है। तो पीर पंजाल के गिरिपद से यानी कि ये वाला जो हिस्सा है, तो इसको हम बोल देंगे पीर पंजाल का गिरिपद वाला हिस्सा, यानी थोड़ा निचला हिस्सा। देखो ये तो पूरा मेन हिस्सा है, यहाँ से इसका हिस्सा जो है घटता जा रहा है, निचला हिस्सा है ना, मतलब और नीचे नीचे होती जा रही है। तो उसके गिरिपाद में यहाँ से जहाँ पे वेरीनाग झरना है, तो वेरीनाग झरने से निकलती है झेलम नदी, ध्यान आपको रखना है, ओके। यहाँ से निकल गई। और विशेषता की बात कर ले तो एक इम्पोर्टेंट सहायक नदी है सिंधु नदी की, और श्रीनगर और वोलर झील से बहती है। श्रीनगर जम्मू कश्मीर में है, पता आपको, और वोलर झील से ये बहती है। और वोलर झील जो है ध्यान रखना, ये मीठे पानी की झील है, और आई थिंक मीठे पानी की सबसे बड़ी झील है ये, ठीक है, मीठे पानी की सबसे बड़ी झील है वूलर झील, सबसे बड़ी झील है ये, ठीक है, ध्यान रखना है। और पाकिस्तान में झंग के पास चनाब से मिलती है। तो जो झेलम है ये किस सहायक नदी में मिल रही है, देखो चनाब भी एक सहायक नदी है इंडस की, यानी इंडस यानी सिंधु नदी की। तो जो पाकिस्तान के अंदर जो झंग है जगह है, इसके पास जो है चनाब नदी में मिल जारी है। तो यहाँ पर आप देखो तो ये झेलम है ना, और यहाँ पे चेनाब है। तो झेलम और चेनाब यहाँ पर मिल रही है, तो यही वाला जो एरिया है इसको हम क्या बोल देंगे, झंग बोल देंगे। क्या बोल देंगे भाई, झंग बोल देंगे, ठीक है, समझ आ रहा है मैं क्या कह रहा हूँ। आगे अगर देखूं, चलो ठीक है, ठीक है, मैंने आपको बता दिया है। ये हो गया, अब चेनाब के बारे में बात करते हैं। तो चेनाब नदी ये भी एक सबसे बड़ी सहायक नदी है,
ये सबसे बड़ी वो महत्वपूर्ण, तो ये सबसे बड़ी सहायक नदी है किसकी? सिंधु नदी की। अब देखो जो चेनाब है ना, इसमें खासियत क्या रखनी है, इसको डायरेक्ट हम चेनाब नहीं बोल रहे हैं। चेनाब नदी को हम डायरेक्ट चेनाब नदी, कहीं ना आपको चिनाब भी देखने को मिलेगा, चिनाब। तो आप चेनाब बोलो या चिनाब बोलो, बात एक ही है, ठीक है। तो चेनाब नदी जो है, ये दो नदी धाराओं से मिलकर बन रही है ये। पहले ही इसको मैं चेनाब नहीं बोल सकता, इसको बाद में बोलूंगा। कब बोलूंगा? जब चंद्र और भागा आपस में मिलेंगी। क्या बोला मैंने? जब चंद्रा और भागा जो है ये आपस में मिलेंगी, तो चंद्रा और भागा नदियों के मिलने से बनती है चेनाब नदी, जो कि हिमाचल प्रदेश में टोंडी या टांडी जगह है, जो कि केलांग के पास है, वहां पर ये मिलती है। समझ रहे हो? इस फिर इसको चंद्रभागा भी, इसलिए इसको चंद्रभागा भी कहते हैं। तो चेनाब को हम चंद्रभागा, चंद्रभागा भी कहते हैं, ठीक है, ध्यान रखना है। अभी देखेंगे आगे, ध्यान रखना है। पाकिस्तान में प्रवेश से पहले ये 1180 किलोमीटर बहती है, ठीक है भाई। पाकिस्तान में एंटर करने से पहले ये भारत के अंदर 1180 किलोमीटर ये बह रही है, ध्यान आपको रखना है। तो यहाँ पर मैंने क्या बोला भाई आपको, कि चंद्रभागा दो धाराएं हैं, दो नदियां आप कह सकते हो, जो कि आपस में मिल रही हैं। और मिल कहाँ रही है? हिमाचल प्रदेश से मिल रही है, टांडी इलाके में, जो कि केलांग के पास है, वहां ये मिल रही है, फिर इसको चंद्रभागा कह रहे हैं। और इसी चंद्रभागा नदी को जब ये जम्मू कश्मीर में एंटर करती है, कहां पर? J&K में एंटर करती है, जम्मू एंड कश्मीर में, तब मैं इसको चेनाब बोलता हूँ, ध्यान रखना है। तब मैं क्या बोलता हूँ? इसको चेनाब बोलता हूँ, ओके। देखो भाई क्या बोला मैंने यहाँ पर आपको, चंद्र और भागा, इसको हम थोड़ा इरेज कर लेते हैं, देखो, है ना। तो ये चंद्र नदी है, ये क्या है? चंद्र नदी है। और ये, सॉरी, ये भागा नदी है और ये चंद्र नदी है, ठीक है। कई बार हो जाता, कोई बात नहीं, जो मैं बता रहा हूँ ध्यान सुनो उसको। ये क्या है? अपनी भागा नदी है, जो यहाँ पर मैं उंगली दिखा रहा हूँ, और ये चंद्र नदी है ना। तो चंद्रा और जो ये भागा और जो चंद्र नदी है, ये आपस में मिल रही है, कहाँ पर? इधर साइड मिल रही है। कहाँ मिल रही है भाई? इधर साइड मिल रही है। आपस में मिली कहाँ? ये इसी जगह पे क्या है आपका? केलोंग है, ठीक है। तभी बोले टांडी में मिलती है। टांडी कहाँ पर है? केलोंग के पास है, ठीक है, ध्यान रखना है। उसके बाद ये जो नदी है ऐसे आगे जाएगी, देखो यहाँ पर मिलेगी चंद्रभागा नदी है। चंद्रभागा हिमाचल प्रदेश में, अभी हिमाचल प्रदेश है पूरा ये एरिया, जो केलोंग वगैरह बता रहा हूँ, ये हिमाचल प्रदेश का हिस्सा है। फिर जैसे ही जम्मू कश्मीर में एंटर करती है, तो मैंने बोला जम्मू कश्मीर इसको क्या बोल देते हैं? चेनाब बोल देते हैं, ध्यान रखना है। उसके बाद ये पाकिस्तान में प्रवेश कर जाएगी, फिर झेलम आके इसमें मिल जाएगी, है ना। समझ रहे हो भाई क्या कह रहा हूँ मैं? ध्यान आपको रखना है, ओके। चले आगे। अब बात करते हैं रावी नदी की, किसकी? रावी की बात हम करते हैं, रवि नहीं रावी, ओके। तो उद्गम स्थल इसका क्या है? तो हिमाचल प्रदेश की जो कुल्लू पहाड़ी है, उसमें रोहतांग दर्रे के पश्चिम से निकलती है। तो आपको पता है दर्रे मतलब क्या होता है? दो माउंटेन्स के बीच में से जाने का रास्ता, उसको पासेज बोलते हैं, दर्रे बोलते हैं। तो हिमाचल प्रदेश की जो कुल्लू पहाड़ी है, वहां पे जो रोहतांग दर्रा है, उसके पश्चिम से जो है रावी नदी निकलती है। ये पासेज दिखा रखे हैं, देखो मैंने, ठीक है भाई। ये बारालाचा पास है, और भाई हिमाचल प्रदेश ये रोहतांग पास है, ठीक है। देखो यहाँ पर ये बारालाचा, ये बारालाचा पास है, उसके बाद ये जो है रोहतांग पास है, ये दिखा रहा हूँ यहाँ पर पूरा। वैसे यहाँ पर है रोहतांग पास, ठीक है। कहाँ पर है? यहाँ पर रोहतांग पास है, ठीक है। कुल्लू पहाड़ियों में जो आपका रोहतांग पास है हिमाचल के अंदर, उसके पश्चिम साइड से, यानी कि हम कहें तो यहीं से जो है आपकी क्या निकल रही है? रावी नदी निकल रही है। ये आपको ध्यान रखना है। अगर यहाँ पे देखें तो देखो भाई, ये क्या आपकी रावी नदी, ये क्या है? रावी नदी यहाँ से आपकी निकल रही है, ठीक है। यहीं पर आपका क्या है? रोहतांग पास है, मतलब कि कुल्लू पहाड़ी में रोहतांग पास है, उसके पश्चिमी साइड से जो है रावी निकल रही है, ऐसे निकलती है, फिर पाकिस्तान में एंटर कर जाएगी। समझ रहे हो? ठीक है। तो चलते हैं वापस। अब देखो इसकी ना कुछ खासियत है, इसकी कुछ खासियत है। तो चंबा घाटी से बहती है, ये कहाँ से बहती है भाई? चंबा घाटी से ये बहती है।
और पाकिस्तान में प्रवेश करने से पहले ये पीर पंजाल के दक्षिण पूर्वी भाग और धौलाधर के बीच में ये बहती है। तो इसके बारे में भी देख लेते हैं। तो पाकिस्तान में एंटर करने से पहले पीर पंजाल के दक्षिण पूर्व में, पीर पंजाल के दक्षिण पूर्व में, तो पीर पंजाल तो मैं आपको दिखाई चुका हूँ। देखो ये पीर पंजाल है पूरा, ये पीर पंजाल है, ठीक है। पीर पंजाल, और अगर आप थोड़ा यहाँ भी देखना चाहो तो थोड़ा जूम वाला एरिया, ये थोड़ा जूम कर दिया हमने। तो ये पीर पंजाल है पूरा, यहाँ से यहाँ तक आपका पीर पंजाल फैला हुआ है, और इसके जस्ट नीचे धौलाधर है, ठीक है। तो यहाँ पर यही बात को बताना चाह रहा हूँ जो आपको मैंने पीछे स्टेटमेंट बताई है कि ये पीर पंजाल के दक्षिण पूर्व में और धौलाधर के बीच में बहती है, यानी कि मैं कहूँ तो ये इस वाले एरिया में, इसके दक्षिण पूर्व में और ये वाला एरिया में बहती है। ये वाले एरिया में जो है ये नदी आपकी बह रही है, रावी नदी जिसको मैं कह रहा हूँ। अगर यहाँ से भी आपने देखना चाहो तो रावी नदी निकल रही, तो यहीं पर आपकी क्या होगी, धौलाधर होगी। ओके, ये आपको ध्यान रखना है। और ये बता दिया मैंने चंबा घाटी से बहती है, तो रावी देखो, रावी नदी ये रही, और यहीं पर इसके क्या है, चंबा घाटी है, जो कि हिमाचल प्रदेश में ही है। समझ आ गया? आगे चले, ये हो गया। और ये सराय सिंधु के पास चेनाब में मिल जाती है। तो अगर मैं दिखाऊं ये कहाँ मिल रही है, तो मैंने बोला भाई किस में मिल रही है, ये चेनाब नदी में मिल जा रही है। तो जहां पर ये मिल रही है, अगर हम चले तो देखो जरा, ये आपकी रावी नदी है जो यहाँ से निकली, रावी नदी, और ये चेनाब में यहाँ पर मिल गई है, जहां पर मैं हाईलाइट कर रहा हूँ। तो इस जगह को मैं क्या बोलूंगा, सराय सिंधु बोलूंगा, सराय सिंधु। सराय सिंधु में जाकर ये मिल जा रही है। अब व्यास नदी की बात करते हैं हम, किसकी, व्यास नदी की हम बात करते हैं। तो उद्गम स्थल इसका जो कहाँ पर है, तो रोहतांग नदी के पास क्या है, व्यास कुंड है, वहां से निकलती, जो कि 4000 मीटर की ऊंचाई से निकलती है व्यास नदी, बेसिकली मैं कहूँ। अब इसकी महत्वपूर्ण विशेषता देख लो भाई, एक इंपॉर्टेंट सहायक नदी है, कुल्लू घाटी से गुजरती है, पीछे जिक्र भी करा मैंने इसका, और हरीके के पास सतलुज नदी में ये मिल जाती है। तो व्यास नदी किसमें मिल जाती है एट द एंड, ये सतलुज नदी में मिल जाती, सतलुज नदी में मिल जा रही है, बाद में जो है ये सिंधु में मिल जाएगी, सतलुज बाद में सिंधु में मिल जाएगी, है ना। ये ध्यान रखना है। समझ आ गया? अब ये सतलुज और मिलेगी भी किस प्रकार से, पहले चेनाब में मिलेगी, देन जाके फिर ये इंडस में आपस में सारी मिलकर इंडस में कलेक्टिवली मिल जाती है ना, ध्यान रखना है। तो रोहतन दर्रे के पास जो व्यास कुंड है वहां से निकलती है ये। तो व्यास कुंड कहाँ है, देखो व्यास नदी की बात कर रहे हैं, तो व्यास नदी यहाँ पर है। तो व्यास नदी जो है कहाँ से निकल रही है, व्यास कुंड से निकलने के बाद ये कुल्लू पहाड़ियों से भी गुजरती है, और हरीके जो कि पंजाब में, आपको पता है हरीके बांध आपने सुना भी होगा, तो हरीके के पास से गुजरती है और सतलुज नदी में ये मिल जाती है। समझ रहे हो? आगे चले, अब आ जाओ सतलुज नदी पे, किस पे, सतलुज नदी पर। तो तिब्बत में मानसरोवर के निकट जो राक्षस ताल है वहां से निकलती है। अगर मैं दिखाऊं सतलुज नदी, तो ये देखो, ये आपका बोखरचू ग्लेशियर है, इसको छोड़ो। तो यहाँ पर जो है आपकी, यहाँ पर सतलुज नदी, क्या ये जो सतलुज नदी है पूरी कहाँ मिल रही है, यहाँ से निकल रही है, ठीक है। तो ये सतलुज नदी यहाँ पर आपको क्या, यहाँ पर क्या है, यहाँ पर है आपका राक्षस ताल, यहाँ पर क्या है, राक्षस ताल, ठीक है। तो तिब्बत में जो मानसरोवर लेक है, यहीं पर आपकी मानसरोवर लेक भी है, उसी के निकट आपका राक्षस ताल है, वहां से जो है निकलती है, लगभग 4555 मीटर की ऊंचाई से निकलती है। और तिब्बत में सतलुज नदी को लांगचेन खवाब बोलते हैं, तिब्बत में इस नदी को लांगचेन खवाब बोलते हैं, और 400 किलोमीटर तक इस सिंधु के समानांतर बह रही है। ओके, क्या कह रहा हूं मैं, 400 किलोमीटर तक, तो जैसे सतलुज नदी निकली राक्षस ताल से निकल गई, तो उसके बाद तक 400 किलोमीटर का एरिया तो ये समान पैरेलली कवर करती है सिंधु नदी के साथ। देखो आप खुद भी देख सकते हो, ये सिंधु नदी है, देखो ये इंडस है, ये क्या है, सिंधु नदी है, और ये आपकी क्या है, ये आपकी सतलुज सतलुज नदी है, सतलुज नदी ये रही। तो यहाँ पर देखो आपस में पूरा एरिया जो है ये समानांतर बहती है, तो समानांतर पूरा बह ही रही है ये, पूरा ध्यान रख रहे हैं। तो ये जो है कितना है समानांतर एरिया, मतलब कितना एरिया तक ये समानांतर कवर कर रही है, 400 किलोमीटर, ठीक है, ध्यान रखना है। उसके बाद यह शिवकिले दर्रे से भारत में प्रवेश करती है, और रोपड़ में महाखड्ड से निकलती है। तो शिवकिला दर्रा भाई देखो, ध्यान सुनना मेरी बात, ठीक है, रोहतांग पास दिखाया था मैंने आपको, यहाँ पर है।
और कुल्लू पहाड़ियों के पास ही है ना, ये बारालाचा दर्रा है। ऐसे ही ये शिपकिला दर्रा है, बहुत बिल्कुल आपको देखने को मिल जाएगा हिमाचल के बिल्कुल बॉर्डर पे, आप कह सकते हो इस साइड। तो शिपकिला दर्रा तो यहाँ से सतलुज निकलेगी, ठीक है, यहाँ से निकलने के बाद शिपकिला दर्रा से एंटर कर जाती है इंडिया के अंदर। तो यहाँ पर इसे बोला गया है कि ये शिपकिला दर्रा से भारत में प्रवेश करती है और रोपड़ के अंदर, रोपड़ हिमाचल में है, रोपड़ में महाखड्ड से निकलती है। महाखड्ड मतलब कि गहरा गड्ढा एक तरह से, वहां से निकलती है। और ये एक पूर्ववर्ती नदी है और भाखड़ा नांगल परियोजना के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जो भाखड़ा नांगल परियोजना आपको पता है, जो भाखड़ा नांगल बांध के बारे में भी आपने सुना है, तो उस बांध में पानी बेसिकली कहाँ से आ रहा है, तो भाखड़ा नांगल परियोजना के लिए एक इंपॉर्टेंट नदी भी है सतलुज नदी, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं गंगा नदी तंत्र की, जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक भी रहता है। इसमें हम बहुत सारी सहायक नदियों की बात भी हम करने वाले हैं। अगर हम गंगा नदी की बात करें तो गंगा जो निकलती है ये गंगोत्री हिमनद से निकलती है, जो कि भाई कहाँ पर है, उत्तरकाशी जिले में गौमुख के पास है, वहां से जो है गंगा नदी निकलती है। और ये जितनी भी बात कर रहे हैं उत्तराखंड राज्य की भी बात कर रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि उत्तराखंड राज्य में जो है उत्तरकाशी जिले है, वहां से गौमुख के पास से गंगोत्री हिमनद से, जो कि लगभग 3900 मीटर की ऊंचाई पर है, वहां से जो गंगा निकलती है। और एक बात और ध्यान रखना, गंगा तो मैं कह रहा हूँ, लेकिन जब गंगोत्री से ये निकलती है तो उस टाइम इसको गंगा नहीं कहते हैं, उस टाइम इसको भागीरथी कहते हैं। जब ये गंगोत्री से निकल रही होती है अपनी नदी, तो इस टाइम पे इसको क्या बोल रहे होते हैं, हम भागीरथी बोल रहे होते हैं। ध्यान रखना है क्या बोल रहे होते हैं भाई, भागीरथी नदी बोल रहे होते हैं। तो फिर गंगा कब कहते हैं, तो वे आगे बता रहा हूँ, ठीक है। तो जब ये निकलती है तो इसको भागीरथी के नाम से जाना जाता है। लेकिन जब भागीरथी में कौन सी नदी मिल जाती है, अलकनंदा नदी मिल जाती है। भागीरथी में जब अलकनंदा मिल जाएगी, अलकनंदा मिल जाएगी, तब इसको क्या बोलूंगा मैं, गंगा बोलूंगा, गंगा बोलूंगा। और ये मिलते कहाँ पर है भाई, ये मिलते हैं देवप्रयाग में। तो देवप्रयाग में जब अलकनंदा नदी और भागीरथी नदी मिलती है, तब इसको हम क्या बोलते हैं, गंगा नदी बोलते हैं। और गंगा की कुल लंबाई कितनी है, 2525 किलोमीटर है। अगर टोटल लेंथ की बात करते हैं, हम लंबाई की बात करते हैं गंगा नदी की, तो 2525 किलोमीटर है। और गंगा नदी हिमनद से निकलने के बाद है तो भागीरथी, देवप्रयाग में एक देवप्रयाग जगह है जो कि जहाँ पर अलकनंदा नदी मिलती है, फिर इसको हम क्या कह रहे हैं, गंगा कह रहे हैं। उसके बाद ये मैदानी इलाके में आती है, तो मैदान में कहाँ पर प्रवेश करती है, हरिद्वार में प्रवेश करती है। एमसीक्यू के लिए काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान आपको रखना है कि जो गंगा नदी है ये मैदान में प्रवेश करती है हरिद्वार के पास सबसे पहले। और ये अभी किस किस राज्यों में बहती है, अभी यहाँ पर आपको आगे पूरा समझ आ जाएगा, ठीक है, कि भाई आगे मैंने मैप वगैरह ले रखा है, ठीक है, समझाने के लिए आपको पूरा, टेंशन मत लो। अभी बस बेसिक चीज समझो, अभी किन किन राज्यों से होकर गुजरती है। उत्तराखंड से 110 किलोमीटर उत्तराखंड में बहती है। उत्तर प्रदेश में 1450 किलोमीटर बहती है, जो कि सबसे ज्यादा बहती है, ठीक है। और बिहार के अंदर 445 किलोमीटर तक बहती है। और पश्चिम बंगाल में 520 किलोमीटर बहती है। तो टोटल कितना है, 2525 किलोमीटर है। समझ आ गया। अब देखो, मैंने तुम्हें बता दिया ये गंगोत्री से निकलती है अपनी भागीरथी नदी। उसके बाद देवप्रयाग, ये एक जगह है देवप्रयाग। देवप्रयाग में जो है ये अलकनंदा नदी है, ये पूरी क्या है, अलकनंदा नदी है। बाद में इसको हम गंगा कह रहे हैं। इससे ऊपर का ही देखो, ये जो आपको ब्लू लाइन दिख रही है अलकनंदा को दर्शा रही है, ये क्या अलकनंदा को दर्शा रही है। अब इसके अगल बगल में भी बहुत सारी नदियां आपको मिलती हुई दिख रही हैं, तो इसको आप इग्नोर करो भी, ठीक है। इसको आगे हम आपको डिस्कस करेंगे इसको हम। बाकी भी बता रहा हूँ, भागीरथी नदी है, यहाँ पे अलकनंदा नदी जो है आपकी ये मिल कहाँ रही है, देवप्रयाग में मिल रही है। उसके बाद मैं इसको गंगा कह रहा हूँ, ध्यान आपको रखना है। और लास्ट में जो है दक्षिण मुखी होकर दो धाराओं में बढ़ जाती है, जिसको हम बोलते हैं भागीरथी, जो कि भारत में है, और फिर पद्मा, जो कि बांग्लादेश में प्रवेश कर जाती है। तो लास्ट में क्या होगा, ये गंगोत्री से निकलने के बाद ऐसे दक्षिण मुखी होकर दो धाराओं में बढ़ जाती है। जो भारत वाला हिस्सा उसको हम बोलते हैं भागीरथी या हुगली भी कह लो। और जो पद्मा है ये बांग्लादेश में प्रवेश करने के बाद इसको पद्मा बोल देते हैं, ठीक है। मतलब जैसे ये दो हिस्सों में बट गई, तो एक हिस्सा इसका बांग्लादेश में भी जाएगा तो पद्मा बोल देते हैं। समझ आ गया, ये आपको ध्यान रखना है। और उसके बाद सागर द्वीप के निकट ही बंगाल की खाड़ी में मिल जाती है। अब चलो यहाँ पर देखो, मैंने बोला कि गंगोत्री ग्लेशियर से निकल रही है गंगा नदी, ठीक है। अगर मैं गंगा बोल रहा हूँ, बस ध्यान रखना स्टार्टिंग में इसको भागीरथी बोलते हैं। तो गंगा नदी निकल जाती है, उसके बाद
अलग अलग सहायक नदियां इनको मिलती है, जो कि आपका पूरा टॉपिक है भाई, ध्यान रखना। अभी सिर्फ गंगा की बात कर रहा हूँ, तो गंगा नदी सब सहायक नदियों का पानी लेते हुए ऐसे आगे बढ़ती है, हरिद्वार में मैदान में प्रवेश करती है, फिर ऐसे जाके ये जो है दो हिस्सों में बढ़ जाती है, एक ऐसे और एक ऐसे, ध्यान रखना है। पद्मा में, जब पद्मा कब बोलेंगे, जब ये बांग्लादेश में एंटर करेगी, और हुगली कब बोलेंगे, जब ये इंडिया में रहेगी। हुगली बोलो या भागीरथी बोलो, ठीक है, तो ये इंडिया में कहेंगे इसको। तो यहाँ से आके दक्षिण मुखी होकर दो धारा में बढ़ जाती है, जो क्या एनसीईआरटी में लाइन भी लिखी है, और फिर लास्ट में बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। समझ आया भाई, ये ध्यान आपको रखना है। और ये भारत का सबसे बड़ा अपवाह तंत्र है, इंडिया के अंदर सबसे बड़ा अपवाह तंत्र गंगा नदी का ही है, जो कि भारत में लगभग 8.6 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है। और इसमें हिमालय से निकलने वाली बारहमासी नदियां और प्रायद्वीप से निकलने वाली नदियां भी शामिल है। गंगा नदी तंत्र के अंदर देखो, अभी आपको बताऊंगा प्रायद्वीपीय नदी तंत्र, आगे डिस्कस करेंगे, तो वहां पर कुछ नदी आपको बताऊंगा जो कि गंगा नदी तंत्र का भी पार्ट है, जो कि गंगा नदी तंत्र का भी पार्ट है। तो गंगा नदी के अंदर क्या हिमालय से निकलने वाली भी नदियां शामिल हो जाती है सहायक नदी के तौर पर, और प्रायद्वीप से निकलने वाली नदी भी शामिल है, ध्यान रखना। और सबसे बड़ी बात क्या है, जो हिमालय से निकलने वाली नदी वो सारी 12 मासी है, मतलब 12 महीने पानी रहता है उनमें। लेकिन प्रायद्वीप से जो नदियां, प्रायद्वीपीय जो नदियां होती है उसमें 12 महीने पानी नहीं रहता, वो बारिश पर निर्भर रहती है। समझ रहे हो, ये आपको समझा चुका हूँ। अब देखो यहाँ पर ना एक बात अब ध्यान रखना है, क्या अलकनंदा और पंच प्रयाग, इसे देख देखो, एक देव प्रयाग है, ऐसे और प्रयाग है जहां पर जो है अलकनंदा के अंदर और भी नदी आकर मिलती हैं, अलकनंदा में और भी नदी आकर मिलती है, फिर एट द एंड जो है कलेक्टिवली क्या होती है, अलकनंदा भागीरथी से मिल जाती है। देखो, तो अलकनंदा का स्रोत क्या है, बद्रीनाथ के ऊपर सतोपथ हिमनद से निकलती है, ठीक है। अगर आपको मैं समझ, ये सब जो लिखा है यहाँ पर आप जो है यही देख लो, ठीक है। वापिस पीछे चलते हैं, देखो पूरा समझ आ जाएगा। क्या बोला मैंने कि गंगोत्री से भागीरथी निकलती है, ठीक है, बाद में अलकनंदा से मिल जाती है। अब यहाँ से जो है बद्रीनाथ, तो जो आपकी यहाँ से अलकनंदा नदी निकल रही है, फिर इसमें मिलती है धौली गंगा। क्या मिलती है, अलकनंदा नदी में मिलती है धौली गंगा, जो कि कहाँ मिलती है, विष्णु प्रयाग में। उसके बाद धौली गंगा का पानी लेते हुए अलकनंदा आगे बढ़ती है, फिर यहाँ पर कौन सी नदी मिलती है, यहाँ पर नंदाकिनी नदी मिलती है। क्या, नंदाकिनी नदी मिलती है कहाँ पर, नंद प्रयाग में। उसके बाद फिर नंदाकिनी का पानी लेता हुआ आगे बढ़ता है, तो यहाँ पर इसको क्या मिलती है भाई, पिंडर गंगा मिलती है, पिंडर गंगा का पानी मिलता है, जिसको यहाँ कहाँ पर, कर्ण प्रयाग में। फिर इसका पानी भी लेते हुए आगे चलता है, चलती है नदी, ठीक है। तो किसका पानी मिलता है, मंदाकिनी का पानी मिलता है। मंदाकिनी कहाँ से निकलती है, केदारनाथ से निकलती है। मंदाकिनी का पानी ले लेता है कहाँ पर, रुद्रप्रयाग में। उसके बाद अलकनंदा इन सबका कलेक्टिवली पानी लेके भागीरथी से मिल जाती देव प्रयाग में, देन गंगा कहलाती है। ये आगे बताया गया यहाँ पर, आई होप आपको समझ भी आया होगा। अब देखो, अब यहाँ पर हम गंगा की सहायक नदी की बात करेंगे। गंगा नदी के बारे में तो बात कर ले, अब सहायक नदी के बारे में बात करेंगे। तो गंगा नदी की जब सहायक नदी की बात करते हैं, तो यहाँ पर हम ऐसी सहायक नदी है जो दाहिने तट पर मिलती है गंगा नदी के, और कुछ ऐसी सहायक नदी है जो कि बाएं तट पर मिलेगी, किसके, गंगा नदी के। तो पहले हम बात करेंगे दाहिने तट की सहायक नदियां। क्या, दाहिने तट की सहायक नदी, जैसे पहले यमुना है ना, और उसके बाद आपकी जो है सोन नदी है, दामोदर है, चंबल है, समझ रहे हो। तो इन सब की बात हम करने वाले हैं, ठीक है। सोन हो गई, है ना, बता दिया मैंने आपको, यमुना हो गई, चंबल हो गई, ये सब क्या दाहिने तट की हैं। और बाएं तट की सब ये सब बाएं तट की है, ये सब बाएं तट की नदियां हैं, महानंदा, कोसी, गंडक, घाघरा है, गोमती। उसके बाद ये चंबल हो गई, है ना, ये सब सोन हो गई, दामोदर हो गई, ये सब क्या है आपकी, ये दाहिने तट की हैं नदियां हैं, सहायक नदियां। चले भाई फिर वापस पीछे यमुना पे आ जाओ। यमुना जो है सबसे लंबी सहायक नदी है गंगा की। और अब जो यमुना की बात करूं, तो ये निकलती कहाँ से है, ये यमुनोत्री हिमनद से निकलती है। कहाँ से निकलती है भाई, यमुनोत्री हिमनद से ये निकलती है। देखो अगर दिखाऊं तुम्हें, तो ये गंगा नदी है भाई, ये गंगोत्री ग्लेशियर से निकलती है गंगा नदी, ठीक है, हटाओ इसे। अब जो आपकी यमुना नदी है, ये कहाँ से निकलती है, यमुनोत्री ग्लेशियर से निकलती है, यमुनोत्री हिमनद से ये निकलती है।
जो कि उत्तराखंड में ही है। यमुनोत्री जो ग्लेशियर है या हिमनद है, ये आपका उत्तराखंड में ही। यहाँ से जब यमुना नदी निकलती है फिर बाद में जाके ये गंगा नदी में मिल जाती है, ठीक है, क्योंकि सबसे बड़ी सहायक नदी है ये। और संगम कहाँ है भाई? प्रयाग, जिसको इलाहाबाद भी कह लो, तो वहां पर गंगा से मिल जाती है। तो प्रयाग में जो है जो गंगा से मिल जाती है। तो ऐसे यमुना आगे आई। उसके बाद यमुना की बहुत सारी सहायक नदियां हैं। देखो, आप देख रहे होगे यमुना आ रही है, यहाँ से इसकी बहुत सारी सहायक नदियां जो कि इससे मिल जाती है। फिर आगे जाके कहाँ पर? इलाहाबाद में। क्या? इलाहाबाद में गंगा से ये मिल जाती है। एमसीक्यू बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, ध्यान रखना कि यमुना नदी जो है गंगा से कहाँ पर मिलती है, तो इलाहाबाद में मिलती है। प्रयाग मिल जाए, प्रयाग आंसर कर देना, ठीक है। आगे चले। और प्रमुख सहायक नदियां किसकी? यमुना नदी की, जो कि भाई चंबल, सिंध, बेतवा, केन, पीछे आपको दिखा चुका हूँ। और बाएं तट की जो सहायक नदियां हैं वो हिंडन, रिंद, सेंगर, वरुण और ये सब। ये क्या यमुना की सहायक नदियां हैं। इन सब का पानी लेके वो आगे गंगा नदी से मिल जाती है इलाहाबाद में। समझ रहे हो? ये ध्यान रखना है। आगे चले, सोन नदी की बात कर लेते हैं। तो सोन नदी जो है ना, कहाँ से निकलती है? अमरकंटक पठार से निकलती है। कहाँ से निकलती है भाई? अमरकंटक पठार से निकलती है। देखो अमरकंटक पठार कहाँ पर है? ये आपका मध्य प्रदेश है पूरा, जो आपको दिख रहा है ये पूरा, ठीक है, ये मध्य प्रदेश है। तो यहाँ पर क्या आपका अमरकंटक पठार है, मध्य प्रदेश के इस साइड में, यानी कि मैं कहूँ पूर्वी साइड पे, बाउंड्री पे भी आप कह सकते हो। ये क्या है? अमरकंटक का पठार है। तो यहाँ से कौन सी नदी निकल रही है? आपकी सोन नदी निकल रही है। अगर मैं दिखाना चाहूँ तो देखो, ये क्या है भाई आपकी? ये आपके सोन नदी। ये क्या है? सोन नदी है। ये क्या है आपकी भाई? सोन नदी है, जाके गंगा में मिल रही है। तो और निकल कहाँ से रही है ये? अमरकंटक पठार से। विशेषता क्या है? कि पठार के उत्तरी किनारे पर जलप्रपातों की श्रृंखला ये बनाती है। तो जो अमरकंटक पठार है, इसका जो ऊपरी हिस्सा है इधर से क्या है? एक श्रृंखला बनाती है जलप्रपात की। जलप्रपात क्या होते हैं? झरने, जिसको वाटरफॉल कहते हैं इंग्लिश में। संगम कहाँ है? तो पटना से पश्चिम में आरा के पास गंगा में विलीन हो जाती है। आप पटना भी कह सकते हो, ठीक है। पटना पटना में क्या सोन नदी का विलय हो जाता है, मतलब विलीन हो जाती है गंगा नदी में। या आप एनसीईआरटी की बात मानो तो पटना से पश्चिम में आरा एक जगह है, उसके पास गंगा नदी मिल जाती है, ठीक है। इस प्रकार समझ आ रहा है? तो ये आपकी सोन नदी हो जाएगी। दामोदर नदी की बात करूं तो ये छोटा नागपुर पठार के पूर्वी किनारे पर आ, ये निकलती है यहाँ से। और मार्ग की बात करूं किस रास्ते से गुजर रही है, तो ये भ्रंश घाटी से बहती हुई हुगली नदी, जो कि गंगा नदी की वितरिका है, मतलब गंगा नदी की धारा है ना। बताया था वो गंगा नदी जो है ये दो हिस्सों में बढ़ जाती है, दक्षिण मुखी होकर। एक हुगली, जिसको आप भागीरथी कहो, बात एक ही है। उसके बाद एक पद्मा। पद्मा है, ये तो हम बांग्लादेश में कहते हैं। ये क्या है? ये इंडिया में ही कह रहे हैं। तो जो है ये भ्रंश घाटी से बहती हुई, क्योंकि यहाँ पर छोटा नागपुर पठार है, यहाँ पर भ्रंश घाटी है। क्या है? भ्रंश घाटी है। अगर आपने पिछले चैप्टर नहीं पढ़ा तो भाई आपको समझ नहीं आएगा। मैंने बताया वहां पर, यहाँ पर भ्रंश घाटी है, मतलब एक, कह लो यहाँ पर एक, क्या कह सकते हैं, एक टकराव सा आ चुका है, हट गया है मतलब हिस्सा, ठीक है। यहाँ से थोड़ा हिस्सा हटा हुआ, थोड़ी दरारें सी पड़ रखी है। तो उस भ्रंश घाटी से बहते हुई हुगली नदी में मिल जाती है। हुगली नदी गंगा का ही हिस्सा है, समझ रहे हो। और ये छोटा नागपुर पठार का हिस्सा है ये पूरा छोटा नागपुर पठार है इस एरिया में, ध्यान रखना है, ठीक है। अभी मत बोलना किस स्टेट में है, तुम खुद गैस करो किस स्टेट में है ये, क्योंकि ये मैंने आपको एरिया बता दिया। ये क्या है? पूरा, ये पूरा क्या है? ये छोटा नागपुर पठार का हिस्सा है। तो उसके पूर्वी हिस्से से जो है क्या निकलती है? आपके सोन दामोदर नदी निकलती है। तो आप ये देख सकते हो, यहाँ से देखो, ये यहाँ पर आपका क्या है? यहाँ पे छोटा नागपुर पठार है, तो इसके पूर्वी हिस्से से निकल रही है, पूर्वी हिस्सा ही तो है, यहाँ से निकल रही है। और कहाँ मिल रही है? इस हुगली नदी में। ये हुगली नदी है। ये पद्मा बांग्लादेश में हो गई, और यहाँ से हुगली नदी हो गई। तो हुगली नदी में जाके जो है आपकी दामोदर नदी मिल रही है। समझ आ गया? और अगर मैं दामोदर की सहायक नदी की बात करूँ तो वो क्या है भाई? बराकर है, ठीक है। ध्यान रखना है, दामोदर की जो सहायक नदी वो बराकर है। बस आपको सहायक नदी के नाम ध्यान रखने हैं, ठीक है। बाकी मेन जो है दामोदर कहाँ से निकलती है, कैसे, कहाँ विलीन होती है गंगा में, ये इंपॉर्टेंट है। महत्व की बात करूं तो कभी जो है दामोदर नदी को बंगाल का शोक कहा जाता था,
जिसे जो अब दामोदर घाटी कॉरपोरेशन की जो परियोजना है नियंत्रित कर लिया है। मतलब पहले जो है बंगाल का शोक इसलिए कहा जाता था क्योंकि बंगाल में बाढ़ ले आती थी। तो दामोदर नदी है ये बंगाल में बाढ़ का कारण बनती थी, लेकिन अब क्या करा, दामोदर घाटी परियोजना लेके आया है जिससे जो है इसको नियंत्रित कर लिया गया है। आगे चले चंबल नदी की बात करें। चंबल नदी क्या एक बेसिकली यमुना की सहायक नदी है। क्या चंबल चंबल क्या है, यमुना की सहायक नदी है। ठीक है, अगर दिखाऊं, अगर ले रखा है मैप मैंने, आगे देखो वापस ले रखा है ना, ध्यान से देखना भाई। ये यमुना जो है यहाँ पर ये इलाहाबाद में मिलती है, तो इलाहाबाद में गंगा से मिलने से पहले यहाँ पर बहुत सारी सहायक नदी इसमें मिल जाती है। जैसे चंबल है, चंबल यहाँ पर जो है इसमें मिल गई यमुना में। ठीक है, चंबल मिल गई यमुना में। तो चंबल क्या यमुना की सहायक और यमुना गंगा की सहायक है, तो इसलिए गंगा नदी तंत्र में हम पढ़ रहे हैं। तो देखो भाई, तो स्रोत देखो, मध्य प्रदेश के मालवा पठार है महू के निकट। तो मध्य प्रदेश में कौन सा मालवा का पठार, तो ये देखो आपको पता होगा ये हिस्सा जो आपका मालवा पठार का हिस्सा है मध्य प्रदेश में, है ना, ये क्या है, मालवा का पठार है। तो मालवा के पठार में महू एक जगह है, यहीं पर ही उसके पास से जो है चंबल नदी निकलती है। क्या निकलती है भाई, चंबल नदी जो है आपकी निकलती है। ठीक है, ये जो चंबल नदी है मालवा के पठार में जहाँ से निकल रही है, महू के निकट एक जगह है। मतलब चम पठार के पास एक जगह है महू, उसी के पास से जो है चंबल नदी निकल रही है और यमुना में मिल रही है। समझ रहे हो, आगे चलते हैं। ये हो गया भाई। अब देखो विशेषता देखो, ये उत्तरमुखी होकर महाखंड से बहती है, सीधी सीधी बात है ना। देखो आपको मैंने दिखाया यहाँ पर, क्या दिखाया कि ये जो है यहाँ से निकल रही है, तो ये उत्तर में तो जा रही है, ये उत्तरमुखी होकर ये महाखंड से बहती है। कहाँ से बहती है, ये महाखंड से बहती है। और राजस्थान के कोटा में इस पर जो है गांधी सागर बांध बनाया गया है। देखो अब आपकी जो एनसीईआरटी यहाँ पर दे रखा है राजस्थान के कोटा में, आपको एग्जाम में अगर आएगा तो ये करना पड़ेगा। बट एक्चुअली में जो है ना, राजस्थान के कोटा में ना होकर जो गांधी सागर बांध है ना, ये गांधी सागर बांध जो है ये मध्य प्रदेश के अरे भाई चल जाए यार, मध्य प्रदेश के मंदसौर जिले में बनाया गया है कि आपको गांधी सागर बांध, सागर नहीं गांधी सागर बांध बनाया गया है। अब ये राजस्थान के कोटा में इस पर गांधी सागर बांध बनाया गया, इसलिए हो सकता है, इसलिए लिखा गया आपकी एनसीईआरटी में ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। क्योंकि जो है आप जब गांधी सागर बांध देखोगे तो ये आपको कहाँ देखने, राजस्थान और मध्य प्रदेश की बिल्कुल बाउंड्री पर ही देखने को मिलता है लगभग, है ना। तो इसलिए जो है यहाँ पर एक राजस्थान के कोटा में इस पर लिख दिया गया है। बट आपको एग्जाम में आएगा तो राजस्थान का कोटा ही समझना, मंदसौर मत कर लिख कर देना, वैसे मंदसौर रहेगा भी नहीं आपको। समझ रहे हो भाई। और ये अपनी उत्खात भूमि वाली भूआकृति के लिए जानी जाती है, जिसे हम चंबल खड़ भी कहते हैं या कहा जाता है, ध्यान रखना है। क्योंकि जो है जिस रास्ते से गुजरती है तो वहां पर ये भूआकृति बनाती है जिसे चंबल खड़ कहते हैं। और यमुना नदी में मिल जाती है, संगम क्या है इसका, यमुना नदी में मिल जाती है, ये बता चुका हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हो, ये तो दाएं तट की हो गई। अब हम बात करेंगे बाएं तट की सहायक नदियों की। क्या, बाएं तट की सहायक नदियों की बात हम करेंगे तो पहले रामगंगा। तो रामगंगा की जब बात करते हैं तो कहाँ से निकलती है, देखो गैरसन के निकट जो गढ़वाल की पहाड़ियां हैं, क्या है, जो गढ़वाल की पहाड़ियां हैं वहां से जो है बेसिकली रामगंगा निकल रही है। ठीक है, ध्यान रखना है। तो देखो ये आपका उत्तराखंड ही है, ये क्या है आपका उत्तराखंड वाला रीजन है। ठीक है, तो रामगंगा आपकी यहाँ से निकल रही है उत्तराखंड में। यहाँ पर क्या है, गढ़वाल की पहाड़ियां, ये क्या है, गढ़वाल, अरे भाई, गढ़वाल की पहाड़ियां है ये। तो यहाँ से जो है आपकी रामगंगा निकल रही है, समझ रहे हो। और मार्ग की बात करो तो शिवालिक को पार करिए नजीबाबाद, जो कि उत्तर प्रदेश में है, नजीबाबाद, ठीक है, उसके निकट मैदान में प्रवेश ये कर जाती है। तो वहां से निकलती है, गढ़वाल की पहाड़ी से निकलती है। उसके बाद शिवालिक आपको पता है सबसे आउटर वाला हिस्सा है हिमालय का। तो शिवालिक को पार करते हुए, क्योंकि जो गढ़वाल की पहाड़ी है वो शिवालिक का हिस्सा है, तो वहां से निकलने के बाद नजीबाबाद के निकट मैदान में प्रवेश कर, सीधा बात में कहूँ तो नजीबाबाद में आती है और मैदान में प्रवेश ये कर जाती है। संगम की बात करूँ तो कन्नौज के निकट गंगा नदी में ये मिल जाती है, कन्नौज के पास गंगा नदी में ये मिल जाती है। देखो तो ये रामगंगा आई, तो ये कन्नौज है, यहाँ पर ये क्या है, कन्नौज है।
तो रामगंगा ही कन्नौज है, यहाँ पर कन्नौज के पास जो है गंगा नदी में ये मिल जाती है, ध्यान रखना है। समझ रहे हो, ये आपको बता दिया है। आगे चलते हैं, गंडक की बात कर लेते हैं। अब जो गंडक है ना भाई, ये डायरेक्ट गंडक नदी नहीं है, ये दो धाराओं के मिलने से बनती है। जैसे आपको मैंने बताया था चंद्रभागा वाली चेनाब नदी, ऐसे ही तो काली गंडक और त्रिशूल गंगा के मिलने से इसको हम गंडक नदी कहते हैं। समझ रहे हो भाई मैं क्या कह रहा हूँ, अगर आपको विजिबल है। ठीक है भाई, देखो यहाँ पर ये गंडक नदी है, क्या है, ये गंडक नदी है, ये गंडक नदी है। तो बन कैसे रही है, ये काली गंडक है, देखो आपको रेड पेन दिख रहा होगा, ये काली गंडक और ये त्रिशूली, इसको त्रिशूल गंगा भी बोलते हैं। ये आपस में जब मिल रही है तब जाके इसको गंडक बोला जा रहा है, तब जाके क्या इसको गंडक बोला जा रहा है। आई होप आपको समझ आ रहा होगा। स्रोत क्या है, तो ये नेपाल हिमालय में धौलीगिरी व माउंट एवरेस्ट के बीच से ही निकलती है। ठीक है ना, स्रोत क्या है इस गंडक नदी का, नेपाल हिमालय आपको पता है, जो नेपाल वाला हिस्सा है। ठीक है, ये पूरा नेपाल वाला हिस्सा है, जो नेपाल वाला हिस्सा है, तो नेपाल में ही जो है ये हिमालय, फिर उसका नेपाल हिमालय जो है उसी से, नेपाल हिमालय और जो माउंट एवरेस्ट है उसके बीच से जो है आपको यहाँ से देखने को मिलती है। माउंट एवरेस्ट नेपाल हिमालय के बीच में आपको काली गंडक और त्रिशूली निकलती हैं और बाद में मिल जाती हैं, उसको फिर गंडक नदी हम कह देते हैं। तो बिहार के चंपारण जिले में प्रवेश करती है, वहां पर इसका संगम होता है। ठीक है, और पटना के निकट सोनपुर में गंगा में मिल जाती है। डायरेक्ट आप कह सकते हो कि पटना में जो है मिल जाती है। ठीक है, देखो ये गंडक आई और पटना में जो है गंगा नदी में मिल जाती है। बाकी और अच्छे से लिखना चाहो तो आप लिख सकते हो कि बिहार के चंपारण जिले में प्रवेश करती है और पटना के निकट सोनपुर में गंगा में मिल जाती है। समझ रहे हो। घाघरा की बात करूं तो ये माप चाचुंगो हिमनद से निकलती है। ठीक है भाई, तो माप चाचुंगो हिमनद से निकलती है, और माप चाचुंगो हिमनद देख लो भाई, ये तिब्बत है, और यहाँ पर क्या आपका माप चाचुंगो हिमनद है, यहाँ से ये निकलती है। और इससे कौन सी नदी निकलती है, घाघरा नदी निकलती है। ठीक है, और ध्यान रखना है क्या, कि जो ये घाघरा नदी है इसको नेपाल में क्या बोलते हैं भाई, इसको नेपाल में बोलते हैं करनाली। क्या बोलते हैं, माप चाचुंगो हिमनद से निकलती है। ठीक है, उसके बाद जो है यहाँ पर नेपाल में एंटर करती है, नेपाल में इसको करनाली बोला जाता है, जैसे इंडिया में आती है फिर इसको, इसका जो एक्चुअल नाम हम पढ़ रहे हैं घाघरा नदी, घाघरा नदी कह देते हैं। विशेषता क्या है, सीसा पानी में गहरा माखड़ बनाती है। सीसा पानी कहाँ पर है, नेपाल में ही है, तो सीसा पानी नेपाल में जगह है, तो वहां पर क्या है माखड़ बनाती है। और इसकी सहायक नदियों की बात करूं तो तिल्ला, सेती, बेरी इसकी कुछ सहायक नदियां हैं। और शारदा नदी जिसको काली गंगा भी कह देते हैं, इसमें मैदान में मिलती है। ठीक है, तो घाघरा नदी जो है इसमें शारदा नदी मिल जाती है। अगर भाई देखे हम, देखो ये क्या अपनी करनाली, ये करनाली है, देखो ध्यान रखना ये करनाली है। उसके बाद जो ये शारदा नदी है, शारदा नदी के बारे में पढ़ेंगे अभी आगे। ठीक है, तो शारदा नदी जो है यहाँ पर इसमें मिल जाती है, किसमें, घाघरा में, घाघरा नदी में मिल जाती है। और घाघरा नदी आगे जाके गंगा में मिल जाएगी। समझ रहे हो, ये बता दिया आपको। और छपरा में जो है गंगा नदी में मिल जाती है लास्ट में। आगे चले, यहाँ भी आप देख सकते हो किसकी बात कर रहे थे हम, घाघरे की, घाघरा नदी की बात कर रहे थे। तो घाघरा नदी जो है माप चाचुंगो हिमनद से निकलती है और एट द एंड जो है यहाँ पर छपरा के पास, छपरा में जो है बिहार के अंदर मिल जाती है गंगा नदी से। समझ आ गया, चलो आगे। शारदा या सरयू, ध्यान रखना है। तो उद्गम कहाँ पर है इसका, नेपाल हिमालय में मिलाम हिमनद है, वहां से निकलती है ये, ध्यान रखना है। तो नेपाल हिमालय में मिलाम हिमनद से, जहाँ इसको गौरी गंगा कहते हैं, क्या कहते हैं भाई, गौरी गंगा कहते हैं किसको, शारदा नदी को या सरयू नदी को। तो नेपाल हिमालय में नाम हिमनद से निकलती है, इसके अन्य नाम भी है। भारत नेपाल सीमा पर इसको काली आ, या चाइक भी कहते हैं। ठीक है, ध्यान रखना है। संगम क्या है, घाघरा नदी में मिल जाती है ये। तो सरदा नदी जो है घाघरा नदी में मिल जाती है, मैंने आपको दिखा दिया है पीछे, ध्यान आपको रखना है। समझ रहे हो, तो मिलाम हिमनद देखो ये रहा, ये क्या है, मिलाम ग्लेशियर। अब ना यहाँ पर एक चीज ध्यान रखना है, आपकी एनसीईआरटी में आपको मिलाम हिमनद जो है नेपाल में दे रखा है, नेपाल हिमालय में दे रखा है।
आपको पता होगा भाई कुमाऊं हिमालय के बारे में, क्या? कुमाऊं हिमालय, कुमाऊं हिमालय बेसिकली जो है उत्तराखंड वाला जो हिस्सा है उसको हम कुमाऊं हिमालय में गिनते हैं। तो जो मिलाम ग्लेशियर है ना आपका, ये मिलाम हिमनद जो है ये उत्तराखंड में है। क्या है? उत्तराखंड में है। क्या है? उत्तराखंड में। तो वहां से जो है आपकी घाघरा, सॉरी, जो शारदा नदी है जहां पर इसको गौरी गंगा कहते हैं, वहां से ये निकलती है। बाद में इसको शारदा बोला जाता है, ध्यान रखना है। और भारत नेपाल सीमा पर इसको काली चाय भी कहते हैं। जो बिल्कुल यहाँ पे सीमा है ना, देखो यहाँ से निकल रही है, तो यहाँ पर जो ये बाउंड्री है यहाँ पर इसको क्या कहते हैं भाई? चाय भी कहते हैं और काली भी कहते हैं। और एट द एंड घाघरा नदी में ये मिल जाती है। बट आपके एनसीईआरटी में नेपाल हिमालय में बता रखा है, तो आपको यही समझना है। समझ रहे हो? आगे चलते हैं। कोसी नदी की बात करूँ तो ये एक पूर्ववर्ती नदी है, और तिब्बत में माउंट एवरेस्ट के उत्तर में जहाँ से मुख्य धारा अरुण निकलती है। तो डायरेक्ट इसको कोसी नहीं कह रहे हैं, डायरेक्ट जो है कोसी नदी को कोसी नहीं कह रहे हैं। जो तिब्बत में माउंट एवरेस्ट के उत्तर में जहाँ से नदी निकल रही है उसको बोलते हैं अरुण। क्या बोलते हैं? अरुण। तो बाद में जो है अरुण में जो है पश्चिम से सोन कोसी, पूर्व से तमूर कोसी मिलती है, तो उसके बाद इसको कोसी कहा जाता है, या यूं कह लीजिए इसको सप्त कोसी कहा जाता है। समझ रहे हो भाई? तो ये कोसी नदी है। ये क्या है? कोसी नदी जो है गंगा में मिलती है। तो कोसी को सप्त कोसी कब कह रहे हैं मैं बता चुका हूँ। स्रोत और निकलती कहाँ है? तिब्बत में जो माउंट एवरेस्ट है, उत्तर से निकलते हैं और वहां से मेन अरुण धारा निकलती है। समझ रहे? तो मैं कह सकता हूँ यहाँ से जो निकल रही है इसको मैं क्या बोलूंगा? अरुण बोलूंगा। क्या बोलूंगा? अरुण बोलूंगा, ठीक है। और उसके पश्चिम में और पूर्व में, तो इस नदी के पूर्व में कौन सी नदी? पूर्व में क्या मिल रही है? तमूर कोसी। और इसके पश्चिम में जो है सोन कोसी मिल रही है। तो फिर इसके बाद हम क्या कहेंगे? इसको सप्त कोसी कह देंगे। उसके बाद मैं बात करता हूँ महानंदा की। तो महानंदा कहाँ से निकलती है? दार्जिलिंग पहाड़ियों से। कहाँ से निकलती है भाई? दार्जिलिंग पहाड़ियों से। देखो, तो ये जो महानंदा है इसका सोर्स क्या है? ये क्या है भाई? ठीक है, ये क्या है? इसका सोर्स है महानंदा का, ठीक है। और जो व्हाइट व्हाइट आप देख रहे हो ना, ये गंगा रिवर दिखा रहा है, ये गंगा रिवर है, ठीक है। तो दार्जिलिंग पहाड़ियों से निकलते हैं। दार्जिलिंग पहाड़ियाँ जो है बेसिकली कहाँ पर है? ये पश्चिम बंगाल के अंदर है। और विशेषता की बात करूँ तो पश्चिम बंगाल में गंगा के बाएं तट पर मिलने वाली अंतिम सहायक नदी है महानंदा। तो ध्यान रखना है, गंगा में जो नदी मिलती है महानंदा, ये आखिरी नदी है। और पश्चिम बंगाल में गंगा के बाएं तट पर मिलती है ये। और मिलती कहाँ पर? पश्चिम बंगाल के अंदर। पश्चिम बंगाल में दार्जिलिंग पहाड़ियाँ हैं जहाँ से जो है आपकी महानंदा नदी निकलती है। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र की। गंगा नदी तंत्र हो गया, अब ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र की बात करेंगे। तो देखो भाई, तो जो ब्रह्मपुत्र है ना, ये विश्व की सबसे बड़ी नदियों में से एक है। ये कैलाश पर्वत श्रेणी में मानसरोवर झील के निकट चेमा युंगनुंग हिमनद से निकलती है, जिसको ग्लेशियर भी आप कहते हो। तो चेमा युंगनुंग हिमनद से निकलती है, मानसरोवर झील के पास है ना। तो उसके बाद इसका तिब्बत में कुछ नाम होता है, इंडिया में कुछ नाम होता है, और सहायक नदी इसमें मिल जाती हैं। फिर एट द एंड ये बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। तो पूरा प्रोसेस बताने वाला हूँ। अगर हम समझना चाहे, देखो पहले इधर देखो आप, है ना। तो ये चेमा युंगनुंग ग्लेशियर जो कि निकलती है चेमा युंगनुंग ग्लेशियर से, और तिब्बत में इसको सांगपो कहा जाता है। उसके बाद ये जो है भाई अरुणाचल प्रदेश में एंटर करती है, फिर असम में जाती है, फिर एट द एंड ये किससे मिल जाती है भाई? पद्मा नदी से मिल जाती है। पद्मा वही गंगा बांग्लादेश में जिसको कहते हैं, फिर पद्मा मिल जाती है। पद्मा नदी में जो है मिल जाती है आपकी कौन सी? ब्रह्मपुत्र नदी। उसके बाद जो है इसको जमुना कहा जाता है। क्या कहा जाता है भाई? पद्मा से मिलने के बाद क्या? पद्मा प्लस ब्रह्मपुत्र जब मिल जाती हैं आपस में, जब मिल जाती है आपस में, इसको क्या कहते हैं भाई? हम जब इसको जमुना कहते हैं, क्या कहते हैं? जमुना कहते हैं। ध्यान आपको रखना, ये आपको बता रखा है। चलते हैं वापस पीछे। देखो, तो तिब्बत में यात्रा की बात करूँ तो ये यहाँ से निकलती है और पूर्व दिशा में बहते हुए दक्षिण तिब्बत के शुष्क और समतल इलाके में जाती है। लगभग यहाँ पर 1200 किलोमीटर का एरिया तय करती है, दूरी तय करती है मतलब। और तिब्बत में इसको सांगपो कहते हैं, या यारलुंग सांगपो सांगपो कहते हैं, ठीक है। जिसका अर्थ होता है शोधक। तो सांगपो का मतलब होता है भाई शोधक, ध्यान रखना है। और आगे चलूं, और मध्य हिमालय में नमचा बरवा जो है इसके पास एक गहरे महाखंड का निर्माण करती है, जो कि 7,775 मीटर ऊंचा है, ठीक है। तो यहाँ पर जो है नामचा बरवा में एक महाखंड बनाती है ये, जिसको हम कैनियन भी कहते हैं इंग्लिश में।
और इसके बाद निर्माण करने के बाद यहाँ से तेज भाव वाली नदी के साथ ये बाहर निकलती है। कैसी है ऐसी नदी जो बहुत तेज भाव वाली नदी होती है, तो तेज भाव वाली नदी के रूप में यहाँ से निकलती है। उसके बाद ठीक है, यहाँ से निकलने के बाद फिर ये भारत में प्रवेश कर जाती है। फिर इसका नामकरण होता है क्या, तो हिमालय के निचले हिस्से में ये सेसंग या दिसंग के नाम से निकलती है। और तो मैंने बता दिया, नमचा बरवा को चीरती हुई निकलती है वहां से। तो जो हिमालय का सबसे निचला हिस्सा है, इसको गिरिपाद भी बोल देते हैं, वहां से उसको सिसंग या दिसंग के नाम से निकलती है। फिर ये अरुणाचल प्रदेश में एंटर करती है इंडिया के अंदर। तो अरुणाचल प्रदेश में इसको सदिया कस्बे के पश्चिम में भारत में प्रवेश करती है। तो ध्यान रखना कहाँ पर, सादिया कस्बा, सादिया कस्बे के पास से सादिया कस्बे में ये एंटर कर जाती है, जो कि भारत का हिस्सा है, ध्यान रखना है। और कौन सी स्टेट में सबसे पहले एंटर करती है, अरुणाचल प्रदेश में। और भारत में प्रवेश करने के बाद इसके बाएं तट पर दो नदियां इसको मिल जाती हैं। कौन कौन सी, दिबांग और लोहित। दिबांग या शिकांग आप कह सकते हो, ठीक है, आपके एनसीईआरटी में बता रखा है। और लोहित इसमें मिल जाती हैं बाएं तट पर भारत में एंटर करते ही। और इन दोनों के मिलने के बाद ही जो है इसको ब्रह्मपुत्र कहा जाता है। तो पहले डायरेक्ट इसको नहीं सांगबो कहते हैं, सांगबो उसके बाद हिमालय के गिरिपाद में इसको संगसंग कहते हैं। जैसे इंडिया में एंटर करती है, लोहित और दिबांग नदी मिल जाती है, फिर इसको ब्रह्मपुत्र कहा जाता है, ध्यान रखना है। तो ये निकलने के बाद यहाँ पर जो लोहित, देख लो ध्यान से देखना, यहाँ से इसको दिबांग नदी मिली ये, और यहाँ से इसको लोहित नदी मिली। उसके बाद जो है इसको ब्रह्मपुत्र हम कह रहे हैं, समझ रहे हो। और भी सहायक नदी है इसकी, सुबनसिरी भी एक सहायक नदी, आगे बात करूंगा। देखो असम में फिर यात्रा करती है। तो ब्रह्मपुत्र असम घाटी में लगभग जो है 750 किलोमीटर का मार्ग तय करती है। और उसमें कई सहायक नदियां आकर मिल जाती है, जैसे कि असम के अंदर जो बाएं तट की नदी है, जैसे कि बूढ़ी दिहिंग और धनसिरी, दक्षिण साइड से यहाँ पर आप उसको अपना पानी मिला देती है, किसके अंदर, ब्रह्मपुत्र के अंदर। और दाएं तट की महत्वपूर्ण सहायक नदी है जो है वो सुबनसिरी है, कामेग है, मानस है, शंकोस है। तो सुबनसिरी एक मेन नदी है, तो आप देख सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पर ये देखो दिबांग लोहित मिली, फिर ये आ जाती है असम के अंदर एंटर करती है। फिर यहाँ पर सुबनसिरी जो है इसके अंदर अपना पानी एंटर कर देती है, ठीक है, सहायक नदी है, बता दिया मैंने। और दाएं तट की महत्वपूर्ण नदी है क्या, दाएं तट की महत्वपूर्ण नदी है अपनी सुबनसिरी, समझ रहे हो। उसके बाद बांग्लादेश में प्रवेश करते हो, इसका लास्ट में बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। तो बांग्लादेश में ना ब्रह्मपुत्र जो है बांग्लादेश में प्रवेश करने पर ये दक्षिण दिशा में बहती है, सीधी बात है ना भाई, ऐसा है कि दक्षिण दिशा में तो बह रही है। उसके बाद इसे जमुना कहते हैं, क्या कहते हैं इसको, जमुना कहते हैं। और जमुना कब कहते हैं बता चुका हूं मैं। तिस्ता का संगम, तो तिस्ता नदी इसके दाहिने किनारे पर आके मिलती है, जमुना से मिलती है। और लास्ट में जमुना जो है पद्मा के साथ मिलकर बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। समझ रहे हो भाई क्या कह रहा हूँ। ये आपका मैं बता चुका हूँ पूरा, धनसिरी वगैरह और जमुना कहते हैं उसके बाद इसको, ठीक है। ये जो है आपकी आ रही है, उसके बाद यहाँ पे मिल गई है पद्मा। देखो ये देखो, दो हिस्सों बटा, एक हुगली और एक पद्मा। पद्मा आगे गई और उसके बाद यहाँ से ब्रह्मपुत्र मिली। तो यहाँ से अब ये जो नदी है पद्मा को हम क्या बोल रहे हैं, जमुना बोल रहे हैं, ठीक है, ध्यान रखना है। ये आपका हो गया है। अब ब्रह्मपुत्र के साथ ना कुछ समस्याएं हैं क्या, कि ब्रह्मपुत्र नदी जो है बेसिकली बाढ़ के लिए अपना मार्ग बदलने के लिए, देखो ना, पहले अरुणाचल प्रदेश से, फिर ऐसे मार्ग बदले, फिर असम में, फिर ऐसे बांग्लादेश में एंटर कर गई। और तटीय अपर्दन के लिए भी जानी जाती है, मतलब कि नद कटाक्ष करना, अपने जा तो रही है तेज भाव तो तेज है ही, तो अपने साथ वो सब कुछ ऊपर मिट्टी का जो ऊपर का हिस्सा है उस सबको काट के ले जा रही है, ठीक है ना, जो नदी के तट किनारे हैं उसको काट रही है, समझ रहे हो। अब इसका मेन रीजन ये हो सकता है कि जो इसकी अधिकतर सहायक नदियां बहुत बड़ी हैं, और जल ग्रहण क्षेत्र में भारी वर्षा होती है, जहाँ से ये पानी इकट्ठा कर रही है वहां से बहुत भारी वर्षा होती है। और नदी में अत्यधिक अवसाद जो है बहकर आ जाते हैं, जो कि नदी के तल को क्या कर रहे हैं, उठा रहे हैं। और अब देखो उठा रहे हैं, तो भाव अब उठ गया, मतलब हिस्सा जहां से नदी बह रही है अपने साथ अवसाद भी लेके आ रही है और निकल जा रही है, और वहां पर इकट्ठा कर दे रही है। तो ये धीरे धीरे जो तल है उठा ऊंचा उठता रहेगा। फिर आगे जो नदी आएगी ना, वो निकल ही नहीं पाएगी, क्योंकि यहाँ से अब बहुत ज्यादा ऊंचा हो गया है तल। तो ऐसे फिर बाढ़ आ जाएगी। मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, अगर भाई जो भाई का जो नदी बह रही है उनको रास्ता रोक देंगे तो बाढ़ आ जाएगी। तो यहाँ पर यही बताया गया है।
बहकर आ जाता है, जो कि नदी के तल को ऊपर उठा देते हैं और बाढ़ और मार्ग परिवर्तन को बढ़ावा देते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं प्रायद्वीपीय प्रवाह तंत्र की। हिमालय प्रवाह तंत्र हम पूरा देख चुके हैं, अब हम प्रायद्वीपीय प्रवाह तंत्र की बात करेंगे। और एक मेजर क्वेश्चन जो एग्जाम में आता है वो किस बारे में आता है कि हिमालय प्रवाह तंत्र और प्रायद्वीपीय प्रवाह तंत्र में अंतर स्पष्ट करो। ठीक है ना भाई, तो हिमालय तो पढ़ चुके हैं हम, अब प्रायद्वीपीय प्रवाह तंत्र भी एक बार देख लेना ताकि आप डिफरेंस क्रिएट कर पाओ खुद से। ठीक है, देखो भाई, तो जो प्रायद्वीपीय प्रवाह तंत्र है ना, ये हिमालय प्रवाह तंत्र से बहुत पुराना है। ठीक है, हिमालय प्रवाह तंत्र से बहुत पुराना है, ये ध्यान रखना। अब पुराना कैसे है पिछले चैप्टर में बताया तुमको। ठीक है भाई, प्रमाण क्या है कि जो नदियों की ये जो नदियां है ना, जो नदियां हैं प्रौढ़ावस्था और उनकी जो घाटियां हैं वो चौड़ी और उथली हुई हैं। समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूँ, कि जो मैं कह रहा हूँ जो प्रायद्वीपीय नदियां है, जो प्रायद्वीपीय प्रवाह है, ये हिमालय प्रवाह तंत्र से पुराना है। इसलिए पुराना है क्योंकि जो हिमालय वो बाद में बना है, जब इंडियन प्लेट यूरेशियन प्लेट से टकराई है तब जाके अपना हिमालय फॉर्म हुआ है ना। और जो प्रायद्वीपीय हिस्सा वो गोंडवाना लैंड का हिस्सा था, वो तो पुराना ही है। तो ये बात है, तो ये जो नदियां हैं यहाँ की वो प्रौढ़ावस्था में पुरानी है, और इस बात से सिद्ध हो जाता है कि भाई पुराना है, क्योंकि जो यहाँ की नदियां हैं, नदियों की जो घाटियां हैं वो काफी चौड़ी हैं, कैसी और उथली हुई हैं, ध्यान रखना। लेकिन हिमालय की बात करोगे वो ऐसी नहीं है। अब यहाँ पर जो नदियों की प्रकृति की बात करो, जहां से क्वेश्चन ही बन जाता है 3 मार्क्स का, क्या कि जो प्रायद्वीपीय नदियां हैं उनकी प्रकृति क्या है। पहली प्रकृति कि ये नदियां जो है सुनिश्चित मार्ग पर चलती हैं। कहने का मतलब विसर्प नहीं बनाती, एक इनका सुनिश्चित मार्ग, ऐसा विसर्प नहीं बनाती। जैसे गंगा ब्रह्मपुत्र हमने देखा हुआ ऐसे चल रही है फिर सर्प बना रही है, लेकिन ये ऐसे सर्प नहीं बनाती हैं। और ये बारहमासी भी नहीं है, ये क्या है, बारहमासी नदियां नहीं है, मतलब पूरे साल इनमें पानी नहीं रहता है, यानी इनमें साल भर पानी नहीं रहता है, बता चुका हूँ, ध्यान रखना है। और जो है पश्चिमी घाट जो है प्रायद्वीपीय नदियों के लिए एक मुख्य जल विभाजक का काम कर रहा है। मैंने आपको बताया, स्टार्टिंग में बताया था, सह्याद्री वाला पता होगा आपको, है ना। तो पश्चिमी घाट जो है प्रायद्वीपीय नदियों के लिए एक मुख्य जल विभाजक का काम कर रहा है, जिस वजह से जो है बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियां और अरब सागर में गिरने वाली छोटी नदियों के पानी को अलग करता है। सही बात है ना। अब बंगाली की खाड़ी का पानी अलग हो गया और जो गिरने वाली नदी है वो अलग हो गई, और जो पानी, जिन नदियों का पानी अरब सागर में गिर रहा है वो अलग बात हो गई, क्योंकि बीच में जो ये पश्चिमी घाट है ये एक बैरियर बन चुका है। ठीक है, और बाकी सब तो एक ध्यान रखना है क्या, कि जो अपना साउथ वाला हिस्सा है ये है, अधिकतर जो नदियां हैं वो पश्चिम से पूरब की साइड जा रही है, मतलब इस डायरेक्शन में जा रही हैं। लेकिन दो नदियों को छोड़ दो आप, कौन सी, नर्मदा और तापी को, ये जो है भाई इस साइड जाती हैं। इस साइड जाने का मतलब है ये पूरब से पश्चिम जाती हैं, नर्मदा और तापी। जो नर्मदा है और जो तापी है ये जाती हैं भाई आ, हाँ भाई, ईस्ट टू वेस्ट। लेकिन जो अधिकतर नदियां हैं वो कैसे जा रही हैं, वेस्ट टू ईस्ट, पश्चिम से पूरब जा रही हैं। और ठीक है, तो नर्मदा तापी अरब सागर में अपना पानी गिरा, अरब सागर में पानी गिरा रही है, और जितनी बाकी नदियां बच गई इन दोनों को छोड़कर वो सब बंगाली खाड़ी में अपना पानी गिरा रही है। अब प्रायद्वीप के उत्तरी भाग से निकलने वाली कुछ नदियां हैं, ठीक है, जैसे कि भाई चंबल, सिंध, बेतवा, केन, सोन, है तो ये प्रायद्वीपीय नदियां, है ना। तो ये प्रायद्वीप के उत्तरी भाग से निकलने वाली नदियां हैं। ये क्या है, प्रायद्वीप का जो ये प्रायद्वीप है इसका ये उत्तरी हिस्सा हो गया ना, उत्तरी हिस्से से निकलने वाली नदियां हैं, जो कि चंबल, सिंध, बेतवा, केन, सोन, ये गंगा नदी का तंत्र है, का अंग भी है। और प्रायद्वीप की कुछ अन्य मुख्य नदी तंत्र भी हैं, जैसे महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, इनके बारे में पढ़ेंगे हम आगे। ठीक है, तो ये क्या है, मुख्य नदी तंत्र है जो कि हम प्रायद्वीपीय अपवाह तंत्र में पढ़ते हैं। समझ रहे हो। अब देखो, अब हम बात करते हैं भाई प्रायद्वीपीय अपवाह तंत्र की बात तो कर रहे हैं, तो जो प्रायद्वीपीय अपवाह तंत्र है इसका विकास कैसे हुआ है, इसका उद्विकास दे रखा है, इसका मतलब है इसका उद्भव कैसे हुआ है, प्रायद्वीपीय अपवाह तंत्र का उद्भव कैसे हुआ है, विकास कैसे हुआ है, इसके बारे में हम पढ़ने वाले हैं। आपके मन में खुद सवाल आना चाहिए, नर्मदा और तापी जो है ये जा रही है भाई अपना पूर्व से पश्चिम, बाकी नदियां जा रही है पश्चिम से पूर्व, ऐसा क्या हुआ था, ऐसा हुआ क्या था भाई, स्टार्टिंग टाइम पे कुछ हुआ था क्या, तो जिस वजह से ऐसा हो रहा है, हाँ हुआ था। तो ऐसे तीन बड़ी प्राकृतिक घटनाएं हैं जिसको हम पढ़ने वाले हैं, जो कि टर्शरी काल की हैं। क्या है, टर्शरी, जो कि टर्शरी काल की हैं। ठीक है, ध्यान रखना है। देखो, सबसे पहले जो घटना है वो क्या, कि जो पश्चिमी किनारा है वो टूटकर समुद्र में धंस गया। अब यूं कह लीजिए कि जो पश्चिमी प्रायद्वीप का जो पश्चिमी हिस्सा है वो समुद्र में डूब गया, धंस गया। तो जो आरंभिक टर्शरी काल है, टर्शरी काल एक ध्यान रखना जो कि देखा जाता है पुराने टाइम को,
मेजर करने के लिए कुछ ज्योग्राफिकल इंसिडेंट को जानना है तो ऐसे काल बना रखे हैं बहुत सारे। तो ऐसे टर्सरी काल है, तो टर्सरी काल का भी जो आरंभिक वाला हिस्सा है उसमें प्रायद्वीप का जो पश्चिमी किनारा है वो टूट कर या धंस गया था समुद्र के अंदर। जिस वजह से जो है जो नदियां नदियां जो मेन बहाव जिस प्रकार से होता था, मतलब कि मान लो नदियों का बहाव जो है वो यूं होता था या यूं होता था, वो बिगड़ गया। कहने का मतलब है जो उनका रास्ता था नदियों के बहने का वो इस इंसिडेंट के बाद वो पूरा बिगड़ गया। ध्यान रखना है। तो नदियों की जो मूल भाव प्रणाली थी पहले जो एक पैटर्न फॉलो करते थे वो बहने के लिए, वो बिगड़ गई इस इंसिडेंट की वजह से। पहले जो नदियां एक समान या संतुलित तरीके से बहती थी, लेकिन वो अब उनकी जो योजना है वो असंतुलित हो गई, मतलब उनका भाव बिगड़ गया है। अब कोई नदी किस साइड बह रही है, कोई नदी किस साइड बह रही है, जस्ट बिकॉज ऑफ दिस। ठीक है, आगे चले। सेकंड जो इंसिडेंट था वो क्या था कि उत्तरी भाग धसा और भ्रंश घाटियां बनी। ये मैंने आपको बताया है कि इंडियन प्लेट जो है, इंडियन प्लेट जो है वो टकराई यूरेशियन प्लेट से। क्या? यूरेशियन प्लेट से टकराई ऐसे, ये यहाँ से टकराई आपस में। तो बीच में अपने यहाँ पे हिमालय का फॉर्मेशन हुआ। बता चुका हूँ मैं आपको, ये हिमालय का फॉर्मेशन हुआ, पिछले चैप्टर में बताया है। तो यहाँ पर जब ये टकराई ना यूरेशियन प्लेट से, तो ऊपर का वाला हिस्सा तो हिमालय वाला बना, नीचे का तो प्रायद्वीपीय है ही। तो बीच में क्या बनी? घाटियां बन गई। बीच में क्या बन गई? ये घाटियां बन गई, बीच में घाटियां बन गई, दरारें टाइप बन गई बीच में। ठीक है, ऐसे दरारें टाइप बीच में बन गई, इसके ऊपर हिमालय, नीचे प्रायद्वीप। समझ रहे हो? तो ये दूसरा इंसिडेंट हुआ है इसी काल में। तो जमीनें बड़ी दरारें पड़ गई और भ्रंश द्रोण, और जिसमें जिससे भ्रंश द्रोणियां बनी। ठीक है, जिसको रिफ्ट बेसिन्स बोलते हैं। यहाँ से नदियां बहती हैं और इनको भरती रहती हैं। जो अपने साथ मिट्टियां गाद भाकर लाती है वो लगातार जो है इनको, इन भ्रंश घाटियों को भर रही है। ठीक है ना? और इस इंसिडेंट में हुआ क्या है कि जब हिमालय बना, मैंने बताया हिमालय फॉर्म हुआ, तो हिमालय के ऊपर उठने की प्रक्रिया आपको पता है, हिमालय आज भी बढ़ रहा है ना? तो हिमालय के ऊपर उठने की प्रक्रिया के दौरान जो प्रायद्वीपीय खंड है वो नीचे, प्रायद्वीपीय खंड का जो उत्तरी भाग है वो नीचे धंस गया। जो प्रायद्वीपीय खंड का वो ऊपरी भाग है वो नीचे धंस गया और हिमालय वाला हिस्सा थोड़ा ऊपर है, ऐसे। समझ रहे हो? ये ध्यान रखना है। नर्मदा और तापी इन्हीं नदी, इन्हीं दरारों यानी कि भ्रंश घाटियों से बहती है। और ये नदियां कटाव से निकली मिट्टी से, जो अपने रास्ते से जो कटाव करके लेके आई है मिट्टियों का, ये क्या करते हैं? इन दरारों को भर रही है। और इसी वजह से जो है इन नदियों के मुहाने पर जलोढ़ या डेल्टा का जमाव बहुत कम है ना? अब क्या होता है कि कोई नदी अपने साथ यहाँ बह रही है तो रास्ते में जो मिट्टी वगैरह आती है उसको भाग कर ले जाती है अपने साथ, और समुद्र के मुहाने पर जहाँ पर विसर्जित कर रही है उसके मुहाने पर क्या करती है? डेल्टा का फॉर्मेशन करती है ना? लेकिन जो नर्मदा और तापी नदी है ना, वो इस साइड बहती है। पहली बात तो अरब सागर में अपना पानी गिराती हैं। जैसे कि नर्मदा नदी है, ये अमरकंटक पठार से निकलती है, ये अमरकंटक पठार से निकली, तो जो भी किसी का जो भी मिट्टी जहाँ से गुजर रही है तो ऊपर की जो लेयर, इसको ऊपर की लेयर को काटते हुए ला रही है मिट्टी की। तो काटते हुए ला रही है तो ये क्या करेगी? यहाँ पर जो दरारें हैं उसके अंदर इन जितना भी अवसाद था उसको भर देगी और आगे कुछ नहीं जाएगा, आगे खाली हाथ ये निकल जाएगी। इस वजह से क्या है, यहाँ पर डेल्टा फॉर्म नहीं होता नर्मदा या तापी नदी का। ओके, क्योंकि जो भ्रंश घाटी है उनको ये भर रही है दरारों को, ये ध्यान रखना है। आगे चलें। प्रायद्वीप का दक्षिणी पूर्वी की ओर झुकना। अब जो अधिकतर जो नदियां हैं प्रायद्वीप की वो कैसी हैं? पश्चिम से पूर्व की तरफ जा रही है। उसका कारण यहाँ पर यह बताया गया, तीसरा कारण, तीसरी घटना बताई गई क्या? कि इसी दौरान का मतलब है टर्सरी काल, ध्यान रखना। इसी दौरान जो है पूरा प्रायद्वीपीय खंड उत्तर पश्चिम दिशा से दक्षिण पूर्व दिशा की ओर झुक गया। जो ये वाला जो हिस्सा है वो किस साइड झुक गया? थोड़ा झुक गया, थोड़ा इस साइड झुक गया, इस साइड से थोड़ा वो इस साइड झुक गया, जिसको हम बोल रहे हैं दक्षिण पूर्व की दिशा। इस वजह से क्या हो गया कि जो नदियों का बहाव है ना प्राकृतिक रूप से बंगाल की खाड़ी की ओर हो गया। इसी वजह से जो प्रायद्वीप की नदियां हैं वो अधिकतर पूर्व की ओर बहती हैं और बंगाली खाड़ी में अपना जल गिराती हैं। समझ आ गया? अब आगे चलते हैं। तब हम बात करते हैं प्रायद्वीपीय नदी तंत्र की। अभी हम बात करते हैं प्रायद्वीपीय तंत्र की, जिसमें हम बात करते हैं अभी कैसे बना, क्यों नदियां जो है पश्चिम से पूर्व की तरफ जा रही है। अब प्रायद्वीपीय नदी तंत्र की बात करेंगे, जिसके अंदर हम काफी नदियों की बात करने वाले हैं। जैसे कि भाई हम कृष्णा की बात करेंगे, कावेरी की बात करेंगे, गोदावरी नदी की बात हम करने वाले हैं। देखो, तो सबसे पहले हम बात करते हैं महानदी की। किसकी? महानदी।
तो महानदी जो है छत्तीसगढ़ के रायपुर जिले में सिहावा के निकट से निकलती है और उड़ीसा में बहते हुए अपना जल जो है बंगाल की खाड़ी में ये गिरा देती है। ओके, तो छत्तीसगढ़ के रायपुर जिले में सिहावा के निकट, किसकी बात कर रहा हूँ भाई मैं? महानदी की बात कर रहा हूँ। तो ये महानदी है, यहाँ पर जो है अपना पानी ये गिरा देती है, कहाँ पर? बंगाल की खाड़ी में। और कहाँ से निकलती है? छत्तीसगढ़ का जो जिला है रायपुर, वहाँ पे सिहावा के निकट से निकलती है। तो वहां से निकलने के बाद बहती हुई उड़ीसा में बहती है, उसके बाद अपना जल जो है बंगाली खाड़ी में गिरा देती है। और इस महानदी पर आप देखो एक लेक भी है जिसको चिल्का लेक बोला जाता है, और खारे पानी की लेक है, ये झील है, चिल्का झील। ठीक है, आगे चलें। और ये नदी 851 किलोमीटर लंबी है और इसका जल ग्रहण क्षेत्र लगभग 1.42 लाख वर्ग किलोमीटर है। ठीक है, जल ग्रहण क्षेत्र बता चुका हूँ ठीक क्या होता है। और इस नदी के अपवाद द्रोणी का 53% भाग मध्य प्रदेश में और छत्तीसगढ़ में, और ठीक है 53% कलेक्टिवली जो है मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में, और 47% जो है भाग ओडिशा में फैला हुआ है इस नदी का हिस्सा। ठीक है, मतलब कि कितने एरिया को ये कवर करते हुए चलती है, ये आपको मैंने बता दिया है। गोदावरी पे आ जाओ। गोदावरी को दक्षिण गंगा के नाम से भी जाना जाता है और सबसे बड़ा प्रायद्वीप तंत्र गोदावरी का ही है। उद्गम की बात करूँ, ये महाराष्ट्र के नासिक जिले से निकलती है। तो जो गोदावरी नदी निकल रही है, ये कहाँ से निकल रही है? यहाँ से निकल रही है और बह के एट द एंड बंगाली खाड़ी में पानी गिरा दे रही है। तो जहाँ से निकल रही है वो कौन सा जिला है? नासिक जिला, महाराष्ट्र के नासिक नासिक जिले से जो है निकलती है। ओके, और बंगाली खाड़ी में अपना पानी गिरा देती है। और लंबाई की बात करूँ 1465 किलोमीटर की लंबी नदी है। और जल ग्रहण क्षेत्र की बात करूँ तो 3.13 लाख वर्ग किलोमीटर का इसका पूरा क्षेत्र है जहाँ से जल ग्रहण करती है, मतलब सहायक नदियों से पूरा मिला के जो है इसका इतना क्षेत्रफल है। कितना किलोमीटर, समझ रहे हो? और राज्य की बात करूँ तो जल ग्रहण क्षेत्र का 49% महाराष्ट्र में, 20% मध्य प्रदेश में और छत्तीसगढ़ में, और शेष आंध्र प्रदेश में पड़ता है। 49% महाराष्ट्र, बाकी 20% आपका मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में, और बाकी आंध्र प्रदेश में इसका हिस्सा पड़ता है। और मुख्य सहायक नदियों की बात करूँ तो पेनगंगा है, इंद्रावती है, प्राणहिता है, मंजरा है। किसकी? गोदावरी की। ये आप देखो एक बार। ठीक है, तो गोदावरी नदी जो है कहाँ से निकल रही है? नासिक जिले से निकल रही है, महाराष्ट्र के। उसके बाद बहती हुई इसके अंदर और भी जो इसकी सहायक नदियां हैं वो इसमें मिल जाती हैं, और एट द एंड जो है आगे जाके ये बट भी जाती है कुछ धाराओं में। ठीक है, यहाँ पर इसकी विशेषताओं में बता रखा है। तो और ये भी एक ध्यान रखना, काफी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू में बनता है कि जो पोल्लावरम है उसके दक्षिण में एक सुदृश्यक जलप्रपात ये बनाती है, जिसका मतलब वाटरफॉल होता है, पोल्लावरम में बनाती है, ध्यान रखना है। और डेल्टाई मार्ग में नौ संचालन संभव है, मतलब जो यहाँ पर देखो, यहाँ पर जो धारा में बट गई है, ठीक है, जो गोदावरी नदी है धारा में बट गई यहाँ पर, फिर बंगाली खाड़ी में गिरेगी, तो यहाँ पर ये क्या बनाएगी? डेल्टा बनाएगी। तो जो उसका डेल्टा ही मार्ग है पूरा, यहाँ पर नो संचालन पॉसिबल है, नाव चला सकते हैं, कहने का मतलब ये है। समझ रहे हो? और राजमुंद्री के बाद कई धाराओं में बटकर एक वृत्त डेल्टा ये बनाते, जो आपको बता चुका हूँ। ठीक है, तो ये जो जगह है यहाँ पर, कौन सी? ये जो जगह है ये राजमुंद्री है। ये क्या है जो मैं आपको हाईलाइट कर रहा हूँ? ये राजमुंद्री जगह है, ध्यान रखना है। तो राजमुंद्री में क्या कर, राजमुंद्री के बाद ये कई धाराओं में बढ़ जाती है और यहाँ पर एक डेल्टा का निर्माण करती है। समझ रहे हो भाई? क्या ध्यान रखना है? ये पूरा एरिया है और आंध्र प्रदेश में भी बहती है, लास्ट आंध्र प्रदेश वाला ये जगह है। फिर उसके बाद पोलावरम में प्रपात बनाती है, बता चुका हूँ। राजमुंद्री के बाद ये धारा में बढ़कर डेल्टा बनाती है, तो ये इसकी खासियत है। और किस किस राज्य में बता दिया, इसकी कुछ सहायक नदियां हैं मेनली, ध्यान रखना है। आगे चलें, अब हम बात करेंगे कृष्णा नदी की। क्या? कृष्णा नदी की बात करेंगे। तो पूर्व दिशा में बहने वाली दूसरी सबसे बड़ी प्रायद्वीपीय नदी, पहली गोदावरी है। और उद्गम की बात करूं तो सह्याद्री में महाबलेश्वर के निकट से निकलती है। जो कृष्णा नदी है ये महाबलेश्वर के निकट से निकलती है सह्याद्री में। तो किसकी बात कर रहे हैं भाई? हम बात करें कृष्णा नदी की। तो ये जब देख रहे हो पूरी क्या है, ये कृष्णा नदी है। तो ये जो जगह है जहाँ से निकल रही है इसको क्या बोलेंगे? महाबलेश्वर बोलेंगे। ठीक है, ध्यान रखना है। तो महाबलेश्वर से निकलती है, उसके बाद कई सहायक नदी इसमें आके मिलती है, जैसे तुंगभद्रा है ना, भीमा है, मूसी है, घटप्रभा है, मालप्रभा है, ये सब इसमें मिल जाती है। ओके, और प्रमुख सहायक नदियों में तुंगभद्रा और भीमा है, मेन है। तो देखो कितनी सारी मैंने बताई आपको यहाँ पर।
मेन जो तुंगभद्रा है और भीमा है, ध्यान रखना, तुंगभद्रा है और भीमा है। राज्य की और लंबाई की बात करूँ तो 1401 किलोमीटर की लंबाई है टोटल कृष्णा नदी की। और राज्य की बात करूं तो 27% महाराष्ट्र में, 44% कर्नाटक में, 29% आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में इसका हिस्सा पड़ता है कृष्णा नदी का। समझ रहे हो? जल ग्रहण पूरा क्षेत्र जिसका आ जाता है ये वाला हिस्सा, ठीक है, ये पूरा आता है, ध्यान रखना, जल ग्रहण क्षेत्र में। तो इसमें कर्नाटक वगैरह, महाराष्ट्र वगैरह सब आ जाते हैं जो मैंने आपको यहाँ पर नाम बताए हैं। कावेरी की बात करूं तो कर्नाटक के कोगाड़ू जिले में ब्रह्मगिरी पहाड़ियों से निकलती है, जो कि कितना मीटर का है, कितनी मीटर की ऊंचाई पर है? 1341 मीटर, ठीक है, 1341 मीटर की ऊंचाई पर है। ब्रह्मगिरी पहाड़ियों से जो है यहाँ से जो है निकलती है कावेरी नदी। कावेरी नदी की देखो, ये क्या पूरी कावेरी नदी है, तो ये कर्नाटक से निकलती है भाई पूरा, फिर जाके आगे जाके अपना बंगाली खाड़ी में पानी विसर्जित कर देती है। लंबाई की बात करूँ 800 किलोमीटर लंबी है। कितना क्षेत्र को अपवाहित करती है जिस रास्ते से गुजर रही है, वो कितना एरिया है? लगभग 81,155 वर्ग किलोमीटर का एरिया है। काबिनी, भवानी और अमरावती इसकी इंपॉर्टेंट सहायक नदियां हैं। काबिनी, भवानी, ठीक है ना, जैसे ये भवानी है, ठीक है, यहाँ पर ये कबानी है, और अमरावती जो कि आप देख सकते हो ये अमरावती इसकी सहायक नदी है मेनली, ठीक है, और नोएल भी इस सहायक नदी में ही आती है। ये मेन सहायक नदी हैं जो कि अपना पानी इसमें डालती हैं कावेरी में, एट द एंड जाके बंगाली खाड़ी में गिर जाती है। और राज्य विस्तार की बात करो, मतलब कहाँ कहाँ तक इसका पानी किन के राज्यों में जाता है, तो 3% केरल में, 41% कर्नाटक में और 56% तमिलनाडु में पड़ता है। ध्यान रखना है, ये तमिलनाडु ही तो है लास्ट का, ठीक है, ध्यान रखना तमिलनाडु में पड़ता है। आगे चलें, विशेषता भी इसकी रह गई है कुछ, देखो जैसे कि ये प्रायद्वीप की जो अन्य नदियों की अपेक्षा सारा साल बहती है। क्या बोला मैंने? प्रायद्वीप की नदियां पूरे साल नहीं बहती हैं, लेकिन ये एक जो नदी है आपकी, कौन सी, कावेरी नदी, ये पूरे साल बहती क्यों? देखो इसका एक मेन कारण है, और ये जो कारण आपको बताने वाला हूँ सबसे अच्छा आपको कब समझ आएगा, जब आप अगला चैप्टर पढ़ोगे, कौन सा, जलवायु, जो कि पढ़ाने वाला हूँ मैं आपको, है ना। ये कारण आपको जब जाके अच्छे से समझ आएगा जो बताने वाला हूँ। देखो क्या, इसका कारण ये है कि भाई देखो पूरा साल में पानी रहता है, क्यों रहता है? इसका मेन कारण इसलिए है क्योंकि जो ऊपरी क्षेत्र है, कावेरी का जो ऊपरी क्षेत्र है, वो दक्षिण पश्चिम मानसून जो कि गर्मी के टाइम पे आता है, और ऊपरी वाला क्षेत्र में, जो ऊपरी क्षेत्र में जो दक्षिण पश्चिम मानसून से बारिश हो जाती है, तो उस वजह से पानी मिल जाता है। और निचला जो क्षेत्र है इसका, वो उत्तर पूर्वी मानसून जिसको बोलता है लौटता हुआ मानसून, क्योंकि सर्दी के टाइम पे मानसून जब लौटता है तो वो लौटते हुए बारिश करके चलता है, इस साइड पूरा बारिश करते हुए चलता है। यहाँ से मानसून निकला, एंटर करा, और उत्तर पूर्वी मानसून पूरा निकलता है यहाँ से, तो यहाँ पर ही बारिश करता हुआ चलता है लौटते वक्त, साउथ वाले पार्ट पे, जो आपका ईस्टर्न पार्ट है वहां पर, ठीक है, उस एरिया में। तो उत्तर पूर्वी मानसून दोनों से वर्षा यहाँ पर होती है, तो दक्षिण पश्चिम मानसून से वर्षा हो रही है उत्तरी एरिया में, लौटते हुए मानसून से बारिश हो रही है दक्षिणी हिस्से में, तो बस पूरे साल पानी रहेगा, जिससे पानी का भाव बना रहता है। नर्मदा की बात करूं तो यहाँ पे नर्मदा और तापी नदी की बात करेंगे, एमसीक्यू में क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है, ध्यान रखना। और नर्मदा की बात करो तो ये अमरकंटक पठार के पश्चिमी पार्श्व से यानी पश्चिमी हिस्से से निकलती है, जो कि 1057 मीटर की ऊंचाई पर है, वहां से नर्मदा नदी निकल रही है, ध्यान रखना है। देखो ये नर्मदा रिवर है, तो आपकी जो नर्मदा नदी है ये पूरी कहाँ से निकल रही है भाई? अमरकंटक से निकल रही है। कहाँ से निकल रही है? यहाँ से, ये क्या पूरा अमरकंटक से निकल रही है, ठीक है, अमरकंटक से निकलती है, फिर आगे जाके ऐसे पूरा अपना एरिया कवर करती हुई चलती है। पहले से कुछ खासियत देख लेते हैं, फिर जो हम इस मैप को देखते हुए चलेंगे, ओके। देखो, तो अमरकंटक पठार से निकलते हैं, आप इतना भी लिख सकते हो, पश्चिमी पास आपको लिखना नहीं है तो कोई बात नहीं। सतपुड़ और विंध्याचल श्रेणियों के मध्य भ्रंश घाटी से बहती है, मैंने बताया था ना पीछे, भ्रंश घाटी से बहती है, इसलिए दरार जो होती है उसको भरते हुए चलती है, ये जो मिट्टी अपने साथ ला रही है ये, तो सतपुड़ और विंध्याचल श्रेणियों के मध्य से बहती है, ठीक है, ध्यान रखना है। तो जो बह रही है ये नर्मदा नदी, तो यहाँ पर और यहाँ पर, ठीक है ना, तो किस, विंध्याचल होगी, सतपुड़ होगी, उसके बीच से ये बह रही है, और भड़ोच के दक्षिण में अरब सागर में ये मिल जाती है, और लास्ट में जो है यहाँ पर भड़ोच के निकट जो है यहाँ पर अरब सागर में मिल जाती है। और सरदार सरोवर परियोजना भी इसी नदी पर बनाई गई है, ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट है एमसीक्यू के लिए।
और टोटल लंबाई बात करूँ नर्मदा की तो 1312 किलोमीटर लंबी है, और 27 किलोमीटर लंबा ज्वारनदा मुख बनाती है। आपको डेल्टा पता है ना, डेल्टा? तो लगभग आप डेल्टा ही मान लो, लगभग मान लो डेल्टा ज्वारनदा मुख को, ठीक है, जिसको इंग्लिश में एस्चुरी कहते हैं। तो ये आपका पूरे क्या हो जाएगा, नर्मदा नदी की विशेषताएं हो जाएंगी। ये आप देख सकते हो, मैंने बता दिया है। यहाँ से निकलते सरदार सरोवर परियोजना इसके ऊपर है, भड़ोच के निकट अरब सागर में गिर जाती है ये आगे लिखा हुआ है, ठीक है। तो और सरदार सरोवर परियोजना बनाई गई है इसी नदी पर। और जबलपुर के निकट धुआंधार जलप्रपात भी यहाँ पर बनाया गया है, किसमें, नर्मदा नदी पर, ठीक है, ध्यान रखना है। जलप्रपात यानी कि वाटरफॉल। तापी नदी की बात करूं तो ये पश्चिम दिशा में बहने वाली महत्वपूर्ण नदी है, नर्मदा की तरह भ्रंश घाटी में बहती है ये भी। और मध्य प्रदेश में बैतूल जिले में मुल्ताई से निकलती है। जो मध्य, सीधी बात मैं कहूँ तो मध्य प्रदेश से निकलती है, और ज़्यादा लिखना चाहते हो तो मुल्ताई से निकलती है, जो कि बैतूल जिले में है। ओके। तो किसकी बात करें, तापी नदी की बात कर रहे हैं। तो ये देखो, ये तापी जो है ना, तो ये मध्य प्रदेश वाला इलाका है। तो ये जो मुल्ताई से निकलती है, फिर एट द एंड जाके अरब सागर में अपना पानी गिरा देती है। समझ रहे हो? लंबाई की बात करूं तो 724 किलोमीटर लंबी है, और 65,145 वर्ग किलोमीटर का जो क्षेत्र है ये अपवाहित कर देती है। मतलब इतना एरिया ये घेर के जाती है और अपना पानी फिर अरब सागर में गिराती है। राज्य में बात करूं तो 79% महाराष्ट्र में, 15% मध्य प्रदेश में, और 6% गुजरात में पड़ता है। किस नदी का, तापी नदी का। आगे चलो, लूनी नदी की बात करते हैं, ठीक है, जो कि एक अल्पकालिक नदी है। क्या? तो ये अरावली के पश्चिम में राजस्थान का सबसे बड़ा नद तंत्र है। आपको पता है राजस्थान में अरावली है, जो कि अभी वो घिस चुकी है, बहुत पुरानी पहाड़ी आप कह सकते हो, अरावली पर्वत या अरावली पहाड़ियाँ। इसके पश्चिम जो है, पश्चिम में राजस्थान का, इसके पश्चिम वाले हिस्से में ये लूनी नदी बहती है। तो सबसे बड़े नदी तंत्र माना जाता है, और पुष्कर के समीप दो धाराओं में बढ़ जाती है, या दो धाराओं के रूप में ये उत्पन्न होती है। क्या? सरस्वती और सागरमती उत्पन्न होते हैं, जो कि गोविंदगढ़ के निकट मिल जाती है राजस्थान में। और यहाँ से ये नदी अरावली पहाड़ियों से निकलती है, ठीक है भाई। तो पुष्कर के सभी दो धाराओं में से उत्पन्न होती है, फिर गोविंदगढ़ के निकट मिलती है आपस में, फिर लूनी कहते हैं इसको। और लूनी है कब रे मेनली, जब ये अरावली पहाड़ियों से निकलती है, क्योंकि जब ये निकलती है तो अरावली पहाड़ियों में मिल जाएगी, उसके बाद जब निकलेगी तो इसको लूनी कह देंगे। और दक्षिण पश्चिम दिशा में बहती हुई, ठीक है ना, इस दिशा में बहती हुई ये कच्छ के रन में जा मिलती है। जो कच्छ का रन है वहां मिल जाती है। और ये पूरा नदी तंत्र कैसा, अल्पकालिक है। ये नहीं कि पूरे साल आपको देखने को मिलेगा, अल्पकालिक है। यहाँ से यूं कह सकते हो गायब भी हो जाता है, मैंने कहने का मतलब ये है। कच्छ के रन में फिर खो ही जाता है, ये लूनी नदी खो ही जाती है, ठीक है। तो ये अल्पकालिक है। ये आप लूनी रिवर देख सकते हो एक तरह से, यहाँ से ये आपका पूरा अरावली है, ठीक है, यहाँ से निकलती है, फिर एट द एंड कच्छ के रन में जाके मिल जाती है। अब हम बात करते हैं अगले टॉपिक की, जो कि नदी जल उपयोग की सीमा। क्या? नदी जल उपयोग की सीमा। कि भाई जब नदी का जल यूज कर रहे हैं ना, उसकी कुछ बाउंड्री सेट करनी चाहिए, करनी होती है, उसे कुछ लिमिटेशन होती है, नहीं कि भाई तुम अंधाधुंध यूज कर लो। क्या? कि जो भारत, अब देखो यहाँ पर कुछ और इम्पोर्टेंट चीजें पढ़ेंगे। क्या? कि जो भारत की नदियां हैं वो विशाल मात्रा में जल वहन करती है, आपको पता है। लेकिन इसका वितरण समय जो है, मतलब कि किसी एरिया में पानी ज्यादा कर दिया, ज्यादा नदी बह रही है, वहाँ पानी पूरा सालों साल रहता है। किसी जगह जैसे प्रायद्वीप नदी है, वहाँ पे सर्दी के टाइम में पानी सूख जाता है, वही चीज है। तो वितरण समय और स्थान के अनुसार समान नहीं है वहन करने की क्षमता पानी की या नदियों की। इसलिए जो नदियां हैं यहाँ पर उनके प्रकार बढ़ जाते हैं। क्या? एक बारहमासी नदियां और एक अनित्यवाही नदियां। बारहमासी नदी है जिसमें पूरा साल पानी रहता है, अनित्यवाही नदियां जिनमें पूरे साल पानी नहीं रहता, जिनको हम प्रायद्वीपीय नदियां भी कहते हैं। और शुष्क ऋतु में जल बहुत कम यहाँ पर हो जाता है, यानी गर्मी के टाइम पे। और क्योंकि लौटते हुए मानसून से पानी आता है, क्योंकि जब मानसून लौटता है उत्तर पूर्वी मानसून से जब पानी आता है, तब यहाँ पर हमें पानी देखने को मिलेगा इन नदियों में। बाकी शुष्क ऋतु में पानी थोड़ा कम हो जाता है। और वर्षा ऋतु में क्या होता है, अधिकांश जल बाढ़ में व्यर्थ होकर समुद्र में चला जाता है। जैसे वर्षा ऋतु आती है तो बहुत सा पानी जो है बाढ़ में व्यर्थ हो जाता है नदियों का, और समुद्र में चला जाता है। नदी अब होता क्या है इससे, देश के पास जो है पानी की संख्या, तो पानी की कमी तो है ही है, वो कहने की बात नहीं है। तो देश के एक भाग में बाढ़ आती है और दूसरा भाग सूखाग्रस्त रहता है, जैसे इंडिया में ही होता है ऐसा, ध्यान रखना। आगे चले तो यहाँ पर हम बात करेंगे अब अगले टॉपिक की। क्या? नदी प्रदूषण की। क्या? नदी प्रदूषण की
अब देखो ये तो समझ आ गया आपको, कुछ ज़्यादा बड़ा टॉपिक था नहीं ये। अब नदी प्रदूषण की बात करते हैं, जो कि आपके एग्जाम में 3 मार्क्स का आ ही जाता है। तो नदी प्रदूषण है, क्या है भाई? नदियों का पानी गंदा हो रहा है, बहुत सारे कारण है। चाहे आप बात कर लो कि भाई गंदा पानी नदी में मिला देना, कपड़े धोना नदी के पास, है ना, जो उद्योग से कचरा निकलता है उसको नदी में बहा देना, ये सब कारण नदी प्रदूषण के। तो शहरों का गंदा पानी जिसको सीवेज कहते हैं, गटर का पानी, और औद्योगिक कूड़ा करकट सीधे नदियों में डाल देना, इससे नदी प्रदूषण फैलता है। नदी किनारों पर शमशान घाट होना भाई, होते हैं कई कई जगह पे, और मृत शरीर को नदियों में बहा देना, या जो लोग हैं भाई उनके अस्थियां नदियों में बहाते ही प्रदूषण का कारण है। और त्योहारों पर क्या होता है भाई, फूल हो गए, मूर्तियां हो गई, उनको विसर्जित करा जाता है नदियों के अंदर। आपको पता है गणेश चतुर्थी होती है, यहाँ पर किसी त्योहार को आहत पहुंचाने का मेरा कोई मैटर नहीं है भाई, ध्यान रखना, बस जो बता रहा हूँ आपकी बुक में लिखा है क्या, कि त्योहारों के टाइम पे क्या होता है, जैसे कि गणेश चतुर्थी है ना, होता क्या है कि फूलों को, मूर्तियों को विसर्जित करा जाता है। और बड़े पैमाने पर जो है नदी में स्नान और कपड़े धोना भी, ये भी एक कारण है, ध्यान रखना। तो मूर्तियों को विसर्जित करना, स्नान, कपड़े धोना, शमशान घाट का होना, मृत शरीर को डाल देना, अस्थियां बहा देना, और शहरों को गंदा पानी नदियों में डाल देना, एक मुख्य कारण है नदी प्रदूषण के। आई होप आपको समझ भी आया होगा। तो इसी के साथ हमारा जो चैप्टर यहाँ पर फिनिश होता है। आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट में जरूर बताना, वीडियो को लाइक करना, शेयर करना है, और चैनल को सब्सक्राइब भी करना है। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए कीप वॉचिंग।